हेलो मेरे प्यारे प्यारे और स्वीट लिसनर्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल माय ड्रीम वर्ल्ड में। आप लोगों को स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं आज की स्टोरी में। कोलकाता। एक बड़ी सी सफेद कलर की हवेली के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी का हॉर्न की आवाज सुनकर वहां बैठा गार्ड जल्दी से दरवाजा खोलता है। उस गाड़ी के अंदर कोई और नहीं, रेदांश और अर्चना बैठे हुए थे। अर्चना की नजर उस हवेली के बाहर लगे नेम प्लेट पर जाती है, जिसमें सुनहरे अक्षरों में बड़ा बड़ा ठाकुर हवेली लिखा हुआ था और उसमें लाइट भी जल रही थी। अर्चना को समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि यह ठाकुर हवेली ही है। वह जल्दी से अपना पल्लू उठाकर अपने सर में रख लेती है। वह खुद से ही बोलती है, ये तो हमें सीधा हमारे ससुराल ले आए, बिना हमें बताएं। कम से कम इन्हें हमें बताना तो चाहिए था। वह धीरे धीरे खुद में ही बुदबुदा रही होती है। रेदांश को उसकी सारी बातें सुनाई दे रही थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलता। वह गाड़ी अंदर उस हवेली के पार्किंग एरिया में आकर रुकती है। वहां रोड दो पोर्शन में बना हुआ था, जिसके बीच में एक बहुत बड़ा सा फाउंटेन बना था, जिसमें दो लड़कियों की मूर्ति बनी थी, जिन्होंने पुराने जमाने वाला पोशाक पहना हुआ था, जो वहां बने गोल गोल पत्थर में खड़ी थी। उनके हाथों से उस फाउंटेन का पानी निकल रहा था, जो वहीं नीचे गिर रहा था। वो सफेद रंग की हवेली 50 एकड़ में फैली हुई थी। उस हवेली के आसपास और कोई हवेली नहीं थी। वो हवेली शहर से थोड़ी दूर बनी थी। वहां सिर्फ आसपास जंगल ही जंगल फैला हुआ था। उस जंगल के पेड़ झूम रहे थे, लहलहा रहे थे, जैसे मानो अर्चना का स्वागत कर रहे हो। अर्चना गाड़ी से बाहर निकलती है। वह उस हवेली को देख रही थी। वह हवेली दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगी रही थी। सफेद रंग की वह हवेली जिसे दुल्हन की सजाया हुआ था, सब जगह सिर्फ लाइट ही लाइट जल रही थी। शाम का वक्त होने की वजह से वह हवेली उन जगमगाती लाइटों में और जगमगा रही थी। रेदांश अर्चना का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है। अर्चना जैसे ही अपना कदम उस हवेली के अंदर रखने को होती है, उसके कानों में एक कड़कती आवाज पड़ती है, जिसे सुनकर वह अंदर तक कांप जाती है और उसके पैर वही हवा में ही रुक जाते हैं। वह नजरें उठाकर अपने सामने खड़े इंसान को देखती है, जो दिखने में 80-90 साल के बुजुर्ग लग रहे थे। वह अपनी छड़ी के सहारे खड़े थे, लेकिन उनका ऑरा उनकी मौजूदगी से ही समझ में आ रहा था। अर्चना जल्दी से अपने पैर पीछे ले लेती है और अपनी नजरें झुका लेती है। सामने कोई और नहीं, रेदांश के दादा उदय ठाकुर खड़े थे। वह अर्चना से बोलते हैं, आप अंदर नहीं आ सकती। रेदांश उदय ठाकुर को देखते हुए बोलता है, दादाजी यह क्या है? आप क्यों अंदर आने से रोक रहे हैं मेरी बीवी को? उदय ठाकुर रेदांश से कुछ भी नहीं बोलते और वही खड़ी एक मेड को कुछ इशारा करते हैं। वह मेड उड़ाई ठाकुर का इशारा समझकर वहां से चली जाती है और 2 मिनट बाद और 2 मेड के साथ कुछ सामान लेकर आती है। एक में के हाथ में कलश था जिसमें चावल भरे हुए थे, एक के हाथ में आलते की थाल थी और एक के हाथ में सफेद कलर का कपड़ा था। तभी वहां पर 50-55 साल की एक औरत आती है, जिनके हाथ में पूजा की थाल थी। वह रेदांश और अर्चना के सामने आकर खड़ी हो जाती है और थाल को गोल गोल घुमाकर उनकी आरती करने लगती है और दोनों के माथे में तिलक लगाती है। फिर अर्चना को दाहिना पैर आगे बढ़कर कलश में छुलाकर कलश गिराने को बोलती है। अर्चना बिल्कुल वैसे ही करती है। वह अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाकर उस कलश को गिरा देती है और उस कलश के चावल गिरकर वहीं बिखर जाते हैं। फिर एक मेड उनके सामने आलते की थाल रख देती है। उस आलते की थाल में अर्चना अपने दोनों पैर रखकर खड़ी हो जाती है। वही एक मेड वहां पर उस सफेद कपड़े को अच्छे से बिछा देती है। वह औरत जिसने अभी अर्चना की आरती उतारी थी, वह अर्चना से बोलती है, बहुरानी इसमें अपने दोनों पैर रखकर इस हवेली में अपने शुभ कदम की चाप छोड़िए और आगे बढ़िए। अर्चना भी बिल्कुल वैसा करती है जैसा वह औरत बोलती है। अब अर्चना और रेदांश दोनों ही उदय ठाकुर के सामने खड़े थे। अर्चना और रेदांश दोनों झुककर उनका आशीर्वाद लेते हैं। उदय ठाकुर उन्हें सदा खुश रहने का और हमेशा साथ रहने का आशीर्वाद देते हैं। फिर अर्चना उन औरत के पास जाकर झुककर उनका भी आशीर्वाद लेती है। वो भी अर्चना को उदय ठाकुर जैसा सेम आशीर्वाद देती है। अर्चना को बिल्कुल भी नहीं पता था ये लोग कौन है। वो बस इतना समझ पाई थी ये ठाकुर परिवार के लोग हैं। एक बार फिर अर्चना के कानों में उदय ठाकुर की कड़कती आवाज गूंजती है, जो बोल रहे थे, हम रेदांश के दादाजी हैं और ये। वो उस औरत की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, जिन्होंने अर्चना और रेदांश की आरती की थी। ये इस हवेली की देखभाल करती हैं और रेदांश की माँ की तरह है। जमुना नाम है इनका और सब इन्हें यहाँ जमुना काकी बोलते हैं। अर्चना ने बस अपनी नजरें नीचे झुकाई हुई थी और उनकी सारी बातें सुन रही थी। उदय ठाकुर रेदांश को देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन से बोलते हैं, आप हमें हमारे कमरे में आकर मिले, हमें आपसे कुछ बात करनी है। और फिर वहां खड़ी एक मेड की तरफ देखते हुए बोलते हैं,
आप नई बहू रानी को जाकर उनका कमरा दिखा दीजिए। वो मेड अपना सर हाँ में हिला देती है। उदय ठाकुर वहां से चले जाते हैं और रेदांश भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। उदय ठाकुर का कमरा। उदय ठाकुर अपने कमरे की बनी खिड़की से बाहर की तरफ उस अंधेरे में फैले जंगल को देख रहे थे। वही रेदांश भी उनके बगल में खड़ा अपनी खाली आंखों से उस अंधेरे में फैले काले घने जंगल को देख रहा था। उदय ठाकुर बिना रेदांश को देखे बिना किसी भाव के बोलते हैं, आपने उस लड़की से शादी कर ली, अब हमारे घर में भी दुर्गा माँ आएंगी और हमारे घर में भी ढेर सारा धन होगा, अब हम और तरक्की करेंगे और हम सबसे ज्यादा धनवान होंगे। और फिर वह आगे बोलते हैं, और हमने आपसे जो कहा था आपको वह करना ही होगा। रेदांश बिना उन्हें देखे बोलता है, आप हमें वह करने दे तो तब हम करें ना। आपको तो पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है कि हम रोमांस कर रहे हैं और हमारे रोमांस में आप भंग डालने आ जाते हैं। आपने तो आराम से बोल दिया आपको 9 महीने के बाद में अपना पोता या फिर पोती चाहिए। उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन आप जब हमें मेहनत करने देंगे तब ना। लेकिन नहीं, जब भी हम अपनी बीवी के करीब जाते हैं, उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं आपका मैसेज आ जाता है, तो कहीं आपका कॉल आ जाता है। तो अब आप ही बताएं, जब हम उसके करीब जाएंगे नहीं, हमारे बीच में रोमांस ही नहीं होगा, हमारे बीच में कुछ होगा ही नहीं, तो बच्चा कहाँ से आएगा। आप तो जब देखो बीच में ही आ जाते हैं, कहीं कॉल करके तो कहीं मैसेज करके। रेदांश इस वक्त बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था। अपनी बीवी को खुश रखो, उदय ठाकुर रेदांश से बोलते हैं। रेदांश बिना उन्हें देख बोलता है, आपने हमसे जैसा कहा था हमने वैसा किया, अब आप हमारे मामले में दखल अंदाजी मत करिएगा, हमें पता है हमें क्या कैसे और कब करना है, और आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा। इतना बोलकर रेदांश उस कमरे से बाहर चला जाता है। वहीं वो मेड अर्चना को रेदांश के कमरे के बाहर छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। अर्चना कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। वो उस कमरे को देखकर खुद से ही बोलती है, ये कमरा तो उस कमरे से भी बड़ा है। कितना बड़ा कमरा है, इतने बड़े कमरे में तो हमारे घर के 3 कमरे बन जाए। बोलते हुए अर्चना की नजर दीवार में लगी रेदांश की बड़ी सी फोटो पर जाती है, जिसमें वह शर्टलेस खड़ा था। उसकी वह अट्रैक्टिव बॉडी और 8 पैक एब्स साफ दिख रहे थे। अब अर्चना की नजर एक बार फिर पूरे कमरे में दौड़ती है, जहां रेदांश की ऐसे ही शर्टलेस कुछ फोटोज लगी हुई थी, और एक फोटो में वह रॉयल ब्लू कलर के कुर्ते और व्हाइट धोती में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। अर्चना उस फोटो को एकटक देखे जा रही थी। उसके कदम अपने आप ही उस फोटो की तरफ बढ़ रहे थे। वह जैसे ही उस फोटो को छूने को होती है, तभी उसके कानों में किसी की आवाज पड़ती है, हैंडसम है ना। इस आवाज को सुनकर अर्चना बहुत ज्यादा डर जाती है और डरते हुए पीछे मुड़कर देखती है, जहां पर देव खड़ा था। अर्चना हकलाते हुए बोलती है, आ प क न है और य हाँ हमा रे क मरे में क्या क र रहे हैं। देव बिना कुछ बोले अपने कदम अर्चना की तरफ बढ़ा देता है। अर्चना देव के बढ़ते कदमों को देखकर अपने कदम पीछे लेते हुए बोलती है, आ प हमा रे पा स क्यों आ रहे हैं, दूर रहे हम से, देखे हम चिल्लाएंगे, दूर रहे और निकले हमारे कमरे से। वो देव को नीली उंगली दिखाते हुए बोलती है। देव उसके बिल्कुल करीब आकर फोटो को देखते हुए बोलता है, हैंडसम है ना हमारे भाई। अर्चना आंखें बड़ी करे उसे देख रही थी। वो तो बहुत ज्यादा डर गई थी। देव की इस हरकत से अभी उसे मिनी हार्ट अटैक आते आते बचा था। वो अपनी घबराहट छुपाते हुए बोलती है, आ प रा जा सा ब के भा ई हैं। अर्चना के मुंह से रेदांश को राजा साहब सुनते ही देव पटक से बोलता है, अरे भाभी आप उनको राजा साहब क्यों बोल रही है, राजा साहब उन पर सूट नहीं करता है, आप उन्हें राजा साहब मत बोलिए। हाँ आप गुस्सेल खडूस ये बोल सकती है, उनकी पर्सनैलिटी में ज्यादा सूट करेगा। वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है, मैं देव ठाकुर, आपका एकलौता देवर, रेदांश ठाकुर का छोटा भाई, इस हवेली का सबसे छोटा ठाकुर, और उदय ठाकुर यानी कि मेरे दादाजी उनका सबसे छोटा पोता। लोग हमारे हंसमुख मिजाज से हमें देव ही बुलाते हैं। अर्चना बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। वह देव से कुछ बोलती तभी उसके कानों में रेदांश की कड़कती आवाज पड़ती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारे कमरे में। देव और अर्चना दोनों ही दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहां पर रेदांश दरवाजे पर टेक लगाए अपनी जेब में दोनों हाथ डाले खड़ा था। देव रेदांश की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोलता है, भाई आपने तो हमें नहीं बुलाया ना अपनी शादी में, और हमें हमारी भाभी से नहीं मिलवाया, तो हम खुद आ गए अपनी भाभी से मिलने। अब कब तक हम इंतजार करते कि आप हमें हमारी भाभी से मिलवाए, वैसे हमारी भाभी है बहुत स्वीट और सुंदर हैं। रेदांश देव से कुछ बोलने को होता है, उससे पहले ही देव जल्दी से बोलता है, हाँ हाँ हम जा रहे हैं आपके कमरे से, आप गुस्सा ना करें,
हम आपके क्वालिटी टाइम में बिल्कुल कबाब में हड्डी की तरह हड्डी नहीं बनेंगे, जा रहे हैं हम। वो अर्चना की तरफ देखते हुए बोलता है, भाभी हम कल आपके हाथ का ही बना नाश्ता खाएंगे, तो आप हमारे लिए कल अच्छा सा नाश्ता बना दीजिएगा। वेदांश देव को घूरते हुए बोलता है, हाँ हाँ हम बना देते हैं आपके लिए अच्छा सा नाश्ता। वेदांश को शायद जलन हो रही थी अपने ही भाई से। देव वहां से जल्दी से भाग जाता है। देख के जाने के बाद वेदांश दरवाजा बंद कर देता है और उसे लॉक करके अपने कदम अर्चना की तरफ बढ़ा देता है। अर्चना जो कि वेदांश को ही अपनी डरी नजरों से देख रही थी, जो उसे ही गुस्से में घूर रहा था, वो अपने कदम अर्चना को तरफ बढ़ा देता है। वेदांश के कदमों को अपनी तरफ बढ़ता देख अर्चना अपने कदम पीछे को लेने लगती है। वह दीवार से हल्का सा ही दूर खड़ी थी, 2 कदम पीछे लेने पर ही वह दीवार से टकरा जाती है। जैसे ही वो वहां से निकलने को होती है, वेदांश अपने हाथ दोनों तरफ दीवार में लगाकर उसे वहीं ब्लॉक कर देता है और अर्चना को घूरते हुए बोलता है, ऐसे तो हमसे तो कभी हंस के बात नहीं करती और हमारे भाई से हंस के बात कर रही हैं। नॉट गुड बेबी, अब इसकी सजा तो तुमको मिलेगी ही। अर्चना कुछ समझ नहीं पाती, उसे तो वेदांश की करीबी से ही डर लग रहा था। वेदांश एक झटके में उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे बेड में लगभग पटक देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। अर्चना तो अपनी क्रिस्टल ब्लू आइज को हैरानी से फैलाए उसे ही देख रही थी। वेदांश के हाथ अर्चना की खुली कमर पर चल रहे थे। अर्चना उसके हर एक टच से सहर रही थी, उसे अपनी पूरी बॉडी में कट सा महसूस हो रहा था। वो वेदांश को एकटक देख रही थी, जिसकी ग्रे एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन वाली आंखें हल्की लाल हो गई थी गुस्से में। वो उसकी उन आंखों को देख रही थी, उसे वेदांश से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो वेदांश के सीने में हाथ रखकर खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वेदांश उससे दूर नहीं हो रहा था। वह उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर उसके सर के ऊपर कर देता है और उसे लॉक कर देता है और उसकी गर्दन में अपने होठों को चलाने लगता है। वह एक झटके में उसकी ब्लाउज की डोरी खोल देता है। अर्चना डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह उसकी साड़ी के पल्लू को भी उसके कंधे से अलग कर देता है और उसके पूरी गार्डन में किस करने लगता है। वह जैसे ही उसके होठों के करीब बढ़कर उसके होठों को छूने की कोशिश करता है, तभी उनके दरवाजे में कोई नॉक करता है। वेदांश किसी के नॉक करने से पूरी तरीके से इरिटेट हो जाता है। वो उस नॉक इग्नोर करता है। एक फिर से वो अर्चना के होठों की तरफ बढ़ता है। उसके हाथ अर्चना के पेट में चल रहे थे। अर्चना को अपने पेट में गुदगुदी महसूस हो रही थी। एक बार फिर वेदांश के कमरे के दरवाजे में नोक होता है। वह गुस्से में उठ जाता है और जाकर थोड़ा सा दरवाजा खोलता है। उसे सामने एक नौकर खड़ा दिखता है, जो अपना सर झुकाए खड़ा था। वेदांश इरिटेट होकर बोलता है, अब बोलो जो बोलने आए हो, या फिर सारी रात ऐसे ही खड़े रहना है। वह नौकर अपनी नजरें नीचे झुकाए बोलता है, ठाकुर साहब बड़े मालिक आपको बुला रहे हैं। वेदांश गुस्से से अपनी मुठिया भींच लेता है। वह एक नजर अर्चना को देखता है, जो अभी भी वैसे ही लेटी हुई थी, जैसे उसे डर हो। अगर वो जरा सा भी हिली तो वेदांश उसके साथ और बुरा सलूक करेगा। वेदांश अर्चना के करीब आकर उसके होठों में पैक करके उससे दूर खड़े होकर बोलता है, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन आज रात हम आपको सोने नहीं देंगे। आज रात हम खुद को पूरी तरीके से आप में महसूस करेंगे। आज रात आप हमें खुद में महसूस करेगी। वेदांश की इतनी बेशर्मी भरी बातें सुनकर अर्चना के गाल पूरी तरीके से टमाटर के जैसे लाल हो जाते हैं। वेदांश कमरे से बाहर चला जाता है। अर्चना जल्दी से बैठ जाती है और अपने ब्लाउज की डोरी दोबारा से बंधती है और अपने पल्लू को ठीक करती है। वह खुद से ही बोलती है, दुर्गा माँ आपने हमें बचा लिया, बस हर बार ऐसे ही हमें आप बचा ले इस खडूस से। वो ऊपर देखते हुए बोलती है। अगली सुबह अर्चना जल्दी उठ गई थी। वो किचन में सबके लिए नाश्ता बना रही थी, क्योंकि आज उसकी ठाकुर हवेली में पहली रसोई थी। पूरी ठाकुर हवेली में खाने की खुशबू फैली हुई थी। देव जो कि अभी अभी सो के उठा था, उसके नाक में भी अर्चना के हाथों से बने खाने की खुशबू पहुंचती है। वह बिना फ्रेश हुए ही नीचे आ जाता है और अपने कदम किचन की तरफ बढ़ा देता है, जहां अर्चना सबके लिए नाश्ता बना रही थी। उसने अपनी साड़ी के पल्लू को अपनी कमर में बंधा हुआ था। वो बिना किसी पर ध्यान दिए सिर्फ अपना काम कर रही थी, या यूं कहें कि वह नाश्ता बनाने में इतनी ज्यादा मगन हो गई थी कि उसे आसपास का कुछ भी होश नहीं था। देव अर्चना के पीछे खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है, भाभी आप क्या बना रही हैं? अर्चना अचानक किसी की आवाज सुनकर डर जाती है। वह एकदम से पीछे मुड़ती है। इस चक्कर में उसका हाथ कढ़ाई में लग जाता है और जल जाता है। देव जल्दी से अर्चना के हाथ को पकड़कर उसके हाथ को देखते हुए हल्का गुस्से में बोलता है, भाभी यह आप क्या कर रही हैं? ध्यान कहाँ था आपका? देखिए आपने अपना हाथ जला लिया ना। चलिए जल्दी से।
वो अर्चना का हाथ पकड़कर सिंक के पास ले आता है और नल को खोलकर उसके ठंडे पानी के नीचे अर्चना की उस जली हुई उंगली को कर देता है। नल का ठंडा ठंडा पानी अर्चना की उंगली में पड़ रहा था, जिससे उसे थोड़ी राहत मिल रही थी। वो एकटक देव को देख रही थी। वो खुद से ही बोलती है, दोनों भाइयों में कितना फर्क है। वो खड़ूस आग का गोला है तो ये बर्फ सा शांत ठंडा। इन्हें देखकर कोई बोलताची नहीं होगा कि ये दोनों भाई है। वही कोई था जो अपनी जलती नजरों से अर्चना के उस हाथ को देख रहा था, जिसे देव ने पकड़ा हुआ था। रेदांश जो गेट में खड़ा ये सब देख रहा था, उसके हाथों की मुट्ठियां कस जाती हैं और उसकी नसें उभरने लगती हैं। वह अपने लंबे कदमों से अर्चना के पास आता है और अर्चना के देव के हाथ से अर्चना के हाथ को छुड़ाकर अपने हाथ में ले लेता है और बोलता है, हमारी बीवी है, हम देख लेंगे, आप जाकर फ्रेश हो जाइए। हुलिया कैसा बनाकर रखा है आपने अपना, ऐसा लग रहा है सीधे उठकर यही आ गए हैं, जाएं जाकर फ्रेश हो आइए। देव मुस्कुराते हुए बोलता है, भाई आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम सीधे उठकर यहाँ आ गए। भाभी के हाथों के खाने की खुशबू हमारे नाक में जैसे ही गई, हमसे रहा नहीं गया ये देखने के लिए कि खाना कौन बना रहा है, इसलिए हम तुरंत यहाँ आ गए। खाने की खुशबू इतनी अच्छी है तो खाना कितना टेस्टी होगा। अच्छा अब जाकर हम जल्दी से फ्रेश हो लेते हैं, वरना आपका भरोसा नहीं, कहीं हमें आप खाना ही ना दे तो। इतना बोलकर वह वहां से जल्दी से भाग जाता है। रेदांश जो आराम से अभी अर्चना के हाथ को पकड़े हुए था, अब उसकी पकड़ अर्चना के हाथ में कस जाती है। वो उसके हाथ को उसकी कमर में लगाकर उसे बिल्कुल खुद से सटाकर बोलता है, हमारे भाई से बिल्कुल दूर रहे, उसके करीब आने का सोचिएगा भी मत, वरना। रेदांश अपनी बात अधूरी ही छोड़ देता है। अर्चना को अपने हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वह रुआसी आवाज में बोलती है, हमने हमने उनसे नहीं कहा था, वह खुद आए थे, आप ये बात अपने भाई से बोलिए ना। रेदांश अर्चना को कुछ कहता, उससे पहले ही उसे अपने कानों में उदय ठाकुर की आवाज सुनाई पड़ती है जो बोल रहे थे, नई बहू रानी अब आप कितना इंतजार कराएंगी, जल्दी से नाश्ता लेकर आइए। इस खान की खुशबू से ही पता चल रहा है खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होगा, जल्दी से लेकर आइए, अब हमसे और इंतजार नहीं हो रहा। आज रेदांश ने अपने दादाजी को पहली बार इतना बेसब्र देखा था। वो अर्चना को वहीं छोड़कर वहां से बाहर चला जाता है। अर्चना अपने हाथों का दर्द एक साइड रखकर जल्दी से अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक करती है और उसने जितना भी नाश्ता बनाया था, सारे नौकरों की हेल्प से सारा नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगवा देती है। उदय ठाकुर, रेदांश और देव तीनों आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अर्चना उन सबको खाना सर्व करती है। वो अभी भी खड़ी थी। उदय ठाकुर अर्चना को देखते हुए बोलते हैं, बहुरानी आप क्यों खड़ी है, आप भी बैठ जाए, आप भी हम सबके साथ नाश्ता करिए। उदय ठाकुर की बात मानकर वह भी बैठ जाती है। वह उदय ठाकुर की तरफ अभी भी देख रही थी, जिन्होंने अभी आलू के पराठे का एक निवाला खाया था। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अर्चना एकटक उन्हें ही देख रही थी। वो एकदम से खुश होते हुए बोलते हैं, वह बहुरानी आपने क्या खाना बनाया है, इतना स्वादिष्ट आलू के पराठे हैं, सच में आज तो मजा आ गया। अर्चना के चेहरे में एक छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। यही हाल देव का भी था। वह अर्चना की तारीफों के फूल बांधे जा रहा था, लेकिन वही रेदांश शांति से अपना नाश्ता कर रहा था। उसके चेहरे में एक भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उसका वह ठंड ऑरा अभी भी बरकरार था। वह जल्दी से अपना नाश्ता करके बिना किसी से कुछ बोले वहां से चला जाता है। अर्चना बेकार सा मुंह बनाते हुए बोलती है, अगर ये खड़ूस जरा सी हमारी तारीफ कर देते तो इनकी हाइट थोड़ी ना कम हो जाती। हूँ खड़ूस कहीं के, बोलकर वो भी अपना नाश्ता करने लगती है। कोलकाता, जादवपुर यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी के अंदर बनी बड़ी सी लाइब्रेरी के गेट को कोई जोर जोर से पीट रहा था, जैसे कोई उस लाइब्रेरी के अंदर बंद हो। अंदर से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जो बोल रही थी, प्लीज खोलो गेट को, मैं यहाँ बंद हो गई हूँ, प्लीज प्लीज खोलो प्लीज, समबॉडी हेल्प मी। लेकिन आसपास कोई न होने की वजह से किसी को भी उस लड़की की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। लाइब्रेरी के अंदर एक लड़की जोर जोर से चिल्लाते हुए गेट खोलने के लिए बोल रही थी। उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसकी आवाज धीमी हो चुकी, वो धीरे धीरे गेट बजा रही थी, प्लीज खोलो गेट। उसकी आवाज भी उसका साथ नहीं दे रही थी। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे कदमों की आहट और अपने करीब आती हुई सुनाई दे रही थी। तभी उसे लाइब्रेरी के एक कोने में एक लड़का दिखाई देता है, जिसने अपने कानों में हेडफोन लगे हुए थे। वह लड़की उस लड़के को देखकर खुद से ही बोलती है, हाँ ये तो वही है जिसे मैंने किस करा था। देव अपने कानों में लगे हेडफोन्स को निकालकर आगे की तरफ पढ़ रहा था। तारा देव के बढ़ते कदमों को अपनी तरफ बढ़ता देखकर और भी ज्यादा डर जाती है।
वह रोती हुई आवाज में बोलती है, प्लीज प्लीज मेरे पास मत आओ, प्लीज यहाँ से चले जाओ, प्लीज मेरे पास मत आओ। वह इतना धीरे बोल रही थी कि देव को उसकी आवाज बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही थी। बस उसे इतना समझ में आ रहा था, वो कुछ बोल रही है, उसके हिलते होंठ ही दिख रहे थे, उसकी आवाज तो बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही थी। देव तारा के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। वो उसे इग्नोर करके गेट खोलता है, लेकिन गेट नहीं खुलता है। वो गुस्से में बोलना है, What the hell is this? Why is this door not opening? तारा धीरे से रोते हुए बोलती है, प्लीज प्लीज ये गेट खुलवा दो। अब जाकर देव गौर से तारा को देखता है, जिसकी एम्बर आइज में मोटे मोटे आंसू भरे हुए थे। उसके पतले गुलाबी होंठ लगातार फड़फड़ा रहे थे, उसकी नाक रोने की वजह से लाल हो गई थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस नहीं आ रही हो। तारा को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसने अपना एक हाथ अपने दिल वाली जगह में रखा हुआ था। देव को उसकी कंडीशन का कहीं ना कहीं थोड़ा अंदाजा हो जाता है। तारा ने इस वक्त व्हाइट शर्ट और जीन्स पहना हुआ था। देव उसे देखते हुए बिना किसी भाव के बोलता है, अपनी शर्ट उतारो। तारा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, वो आंखें फाड़े हैरानी से देव को ही देख रही थी। तारा खुद से ही बोलती है, ये मेरे साथ कुछ करना चाहते हैं क्या? इस बंद लाइब्रेरी में इन्हें मेरी हालत नहीं दिख रही? वो डरते हुए देव से बोलती है, या हाँ पकड़ या बो लर हे हैं। देव एक बार फिर बोलता है, आई सेड रिमूव योर शर्ट। देव ने ये बात जरूर धीरे से बोली थी, लेकिन उसकी ये बात बोलने से ही तारा डर जाती है। एक तो पहले ही उसे इतनी तकलीफ हो रही थी, उसे सांस नहीं आ रही थी, ऊपर से देव की ऐसी बातें उसके दिल में डर पैदा कर रही थी। तारा मजबूती से अपनी व्हाइट शर्ट को पकड़ लेती है। वो रोते हुए बोलती है, प्लीज मेरे साथ कुछ भी मत करिए। मैंने उस दिन आपको जानबूझकर किस नहीं किया था। सीनियर्स मेरी रैगिंग कर रहे थे, उन्होंने मुझे टास्क दिया था, जो भी यूनिवर्सिटी गेट से अंदर आएगा उसे मुझे किस करना है। बोलते हुए तारा की पकड़ अपनी शर्ट में और मजबूत होती जा रही थी। देव तारा की कमर में हाथ डालकर उसे खुद के करीब कर लेता है और उसे वहीं फर्श में लेटा देता है। वो उसके हाथों को पकड़ लेता है। तारा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, वह बार बार अपने हाथ चल रही थी। देव बुरी तरीके से इरिटेट हो जाता है। वो उसके हाथों को उसके सर के ऊपर लॉक कर देता है और अपने एक हाथ से उसकी शर्ट के बटन खोलने लगता है। तारा खुद को हिलाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वह खुद को नहीं हिला पा रही थी, क्योंकि देव ने उसे मजबूती से पकड़ा हुआ था। वो उसकी शर्ट के सारे बटन खोल देता है। अब तारा का गोरा बदन देव के सामने था, जिसमें उसने ब्लैक कलर की इनरवियर पहनी हुई थी। देव एक नजर उसे देखता है और अपनी पैंट की पॉकेट से एक कट्टर निकलता है। वो कट्टर को जैसे ही खोलता है, तारा की आंखें हैरानी की फैल जाती है। वो उस कट्टर को देखकर रोते हुए बोलती है, आई एम सॉरी, मैंने आपसे पहले भी बोला है, मैंने आपको किस नहीं करा था। मुझे ऐसा करने का टास्क दिया गया था, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। प्लीज मुझे मारो मत, मैं मर जाऊंगी तो मेरी दीदी, मेरे मम्मी पापा का क्या होगा? प्लीज मुझे मत मारो। देव उसकी बातों को इग्नोर करके एक छोटा सा छेद तारा की चेस्ट के थोड़ा ऊपर करता है, जिससे खून निकलने लगता है। थोड़ी ही देर में वो नॉर्मल हो जाती हैं। वह देव को धक्का देकर जल्दी से खड़ी हो जाती है और अपने शर्ट के बटन लगाने लगते हैं। तभी लाइब्रेरी का गेट खुल जाता है। लाइब्रेरी के बाहर कुछ बच्चे खड़े हुए थे, जिनमें 5 लड़कियां और 2 लड़के थे। वह अंदर देखते हैं, जहां तारा का हुलिया थोड़ा बिगड़ा हुआ था, उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे और वह अपनी शर्ट को ठीक कर रही थी। वो उन 5 को इग्नोर करके जमीन से अपना बैग उठाती है और वहां से चली जाती है। वही देव भी जल्दी से खड़ा होता है और अपनी शर्ट को ठीक करके उन लोगों को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। वो 5 उन दोनों के बारे में बातें करने लगते हैं। एक लड़की अपने चारों दोस्तों से बोलती है, देखा मैंने कहा था ना मिस्टर देव का इस लड़की के साथ कुछ तो है, जरूर इनका अफेयर चल रहा है। देखो कैसे बंद लाइब्रेरी में हम लोगों को मिले हैं, और उनकी हालत देखकर तो कोई भी समझ जाए ये लोग यहाँ क्या कर रहे थे, कुछ तो है इनके बीच में। उनमें से एक लड़की बोलती है, शनाया ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने लाइब्रेरी का गेट बंद कर दिया हो और ध्यान न दिया जो ये दोनों अंदर है और वो यौन बंद हो गई हो। शनाया उस लड़की से बोलती है, तो क्या धोखे से बंद होने पर लोग ये सब करते हैं? जरूर ये तारा मिस्टर देव की गर्लफ्रेंड होगी। ऐसे ही वो 5 इस मैटर में गॉसिप करने लगते हैं। शाम का वक्त, जंगल के बीचों बीच एक बड़ी सी काले रंग की गाड़ी आकर रुकती है। उस जंगल से बहुत ही डरावनी आवाजें आ रही थी। वहां पर किसी के चीखने की भी आवाज आ रही थी, जो उस अंधेरे में डूबे हुए घने जंगल को और भी ज्यादा डरावना बना रहा था। वहां एक बड़ी सी हवेली बनी हुई थी, जो उस काले घने अंधेरे में सिर्फ काली ही दिखाई दे रही थी। वहां पर एक भी लाइट नहीं जल रही थी।
वह हवेली उस अंधेरे में एक गुमनाम हवेली की तरह थी, जो काले घने जंगलों के बीच बनी हुई थी, जिसका पता किसी को भी नहीं था। उस गाड़ी से एक लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी वाला शख्स निकलता है। उसने ब्लैक फॉर्मल पैंट और ब्लैक शर्ट पहना हुआ था। उसने अपनी आंखों में शेड्स चढ़ाए हुए थे। उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा डरावना था। वह सीधा उस हवेली के अंदर चला जाता है। उस हवेली के आसपास बहुत सारे गार्ड्स खड़े हुए थे, जिन्होंने ब्लैक कलर का शर्ट और पैंट पहना हुआ था। उनकी शर्ट की जेब में चील का लोगो बना था। उन सब के हाथ में हाई टेक्नोलॉजी वाली गन थी। वहीं अंदर भी बहुत सारे गार्ड खड़े हुए थे। उन्होंने भी बाहर खड़े गार्ड्स जैसा ही ड्रेसअप किया हुए था। उन सब के हाथों में भी हाई टेक्नोलॉजी वाली गन थी। उन सब ने अपनी नजरें नीचे झुकाई हुई थी। वह लड़का वहां रखे सोफे पर किसी राजा की तरह जाकर आराम से अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के बैठ जाता है। उसने अपना एक हाथ सोफे के ऊपर अच्छे से रखा हुआ था। वहीं दूसरे हाथ में उसने एक छोटा सा चाकू पकड़े हुआ था। उसका ऑरा बहुत ज्यादा डरावना था। वही फर्श पर 3 लोग पड़े हुए थे, जिनको देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्हें कितनी बेरहमी से मारा गया है। वो अभी भी दर्द से रहे रहे थे। उनकी चोटों से खून बह रहा था। वह तीनों कोई और नहीं सिद्धार्थ और उसके 2 दोस्त थे, जिन्होंने तारा के साथ कॉलेज में रैगिंग की थी और तारा से किस करने को बोला था। वह लड़का अपनी डरावनी आवाज में बोलता है, बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों को किस करने का टास्क देने का। चलो एक टास्क मैं भी तुम्हें देता हूँ। ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है ना, वो अपनी उंगली से इशारा करता है। वो आगे बोलता है, जिसके हाथ में लोगों को लाइन में लाने वाला हंटर है, उसे जल्दी से किस करो। वो इंसान कोई और नहीं देव था, जो सिद्धार्थ को अपनी गहरी काली आंखों से घूर रहा था। सिद्धार्थ अपनी आंखें फाड़े सामने बैठे देव को देख रहा था, जो बहुत ही सीरियस बैठा हुआ था। जैसे अभी सिद्धार्थ ने उस बॉडीगार्ड को किस नहीं किया तो वह उस छोटे चाकू से ही उसकी जान ले लेगा। डर के मारे सिद्धार्थ की हालत खराब हो गई थी। वह अपनी जगह से चिपक के बैठ गया था। उसमें हिम्मत तक नहीं थी खड़े होने की, क्योंकि देव के गार्ड्स ने बहुत ज्यादा उसे मारा था। सिद्धार्थ अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता। देव कुछ सोचते हुए बोलता है, चलो तुम्हारी परेशानी हम थोड़ी कम कर देते हैं। वह फिर अपने गार्ड से बोलता है, हमें पता है तुम्हें करने में बहुत मजा आएगा, चलो शुरू हो जाओ फिर। वह गार्ड आगे बढ़कर सिद्धार्थ को एक झटके में खड़ा कर देता है और उसके गालों को अपने हाथों में थाम कर उसके होठों में अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगता है। वो गार्ड एक गे था, तो उसके लिए तो ये सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन सिद्धार्थ उसे तो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों में इंटरेस्ट था। उसकी हालत खराब हो रही थी इस किस से। वो गार्ड तो बस उसे बस किस किए जा रहा था, वह जैसे बहुत दिनों से प्यास हो और अपनी प्यास बुझा रहा हो। सिद्धार्थ को अब सांस भी नहीं आ रही थी। करीब 5 मिनट बाद वह गार्ड उसे छोड़ देता है। सिद्धार्थ वही धम से धड़ाम की आवाज के साथ जमीन में गिर जाता है। वह गहरी सांस ले रहा था। वह गार्ड अपने होंठ में अपने अंगूठे से रब करके बोलता है, तेरा टेस्ट तो अच्छा है। फिर देव की तरफ देखकर बोलता है, बॉस आपकी इजाजत हो तो इसे आज रात अपने साथ अपने बिस्तर में ले जाऊं, सिर्फ 1 नाइट स्टैंड के लिए। इसका टेस्ट अच्छा है। इसके होठों को तो चख लिया, अब इसकी पूरी बॉडी को भी लखना चाहता हूँ। उस गार्ड की ऐसी बातें सुनकर सिद्धार्थ की तो हालत खराब हो जाती है। वही उसके वह दोनों दोस्तों का भी यही हाल था। उनकी भी हालत पूरी तरीके से खराब हो गई थी। देव मुस्कुराते हुए बोलता है, साले तुम नहीं सुधरोगे, तुम्हें तो हर वक्त लड़का ही चाहिए होता है अपने बिस्तर पर। जाओ ले जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे कि तुम्हारा बॉस कौन है। मजे करो जाकर, जितना जी भर के करना हो करो। 1 नाइट स्टैंड किया, तुम जब तक चाहो तब तक इसके साथ अपने बिस्तर में मजे कर सकते हो। हाँ, पर जब मन भर जाए तो इसको नरक के दर्शन जरूर करवा देना। वह गार्ड सिद्धार्थ को तिरछा देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, बॉस आप इसकी चिंता मत करें, इसे तो आज रात ही नरक के दर्शन हो जाएंगे। और जब तक मेरा मन नहीं भरेगा तब तक इसे सिर्फ नरक ही दर्शन होंगे, हर रोज, वो भी मेरे बिस्तर में। इतना बोलकर वो सिद्धार्थ को अपने कंधे में टांग कर वहां से ले जाने लगता है। सिद्धार्थ की तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। वह पूरी हिम्मत करके बोलता है, छोड़ो गंदे आदमी, मुझे छोड़ो, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। मुझे लड़कों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, छोड़ो मुझे। वह अपने हाथों की मुट्ठियों से उस गार्ड की पीठ में मार रहा था। लेकिन वह गार्ड कहाँ जिम में बॉडी बनाने वाला, बिल्कुल हट्टा कट्टा, उसे तो उसके मुखों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वही उन दोनों लड़कों की भी हालत खराब हो रही थी सिद्धार्थ की ऐसी हालत देखकर। देव हंसते हुए वहां खड़े और 2 गार्ड से बोलता है, साले इनको भी ले जाओ। अब अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर इन्हें अच्छा थोड़ी ना लगेगा। इनकी भी तो वही हालत होनी चाहिए, तभी तो तीनों दोस्त कहलाएंगे। तो तुम दोनों भी एंजॉय करो, मजे करो, जब तक जी करे तब तक इनको अपने बिस्तर पर रखो।
वह दोनों गार्ड्स हंसने लगते हैं और उन दोनों लड़कों को एक एक अपने कंधे में उठा लेते हैं। दोनों लड़कों की तो हालात ही खराब हो गई थी। वह तो अपने मुंह से कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। अब उस हवेली में सिर्फ और सिर्फ उन तीनों लड़कों के चीखने चिल्लाने की ही आवाज आ रही थी। वह दोनों लड़के बुरी तरीके से चीख रहे थे। ठाकुर हवेली। अर्चना अपने कमरे में आराम से बैठी एक बुक पढ़ रही थी। तभी वहां पर रेदांश आ जाता है। उसका हुलिया पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ था। उसकी शर्ट उसके पैंट से बाहर निकली हुई थी। शर्ट के ऊपर के 4 बटन खुले हुए थे। बाजुओं के भी बटन खुले हुए थे। उसके सिल्वर बाल पूरी तरीके से उसके माथे में बिखरे थे। उसके ग्रे और गोल्डन कॉम्बिनेशन वाली आंखों हल्की लाल थी, जैसे वह बहुत ज्यादा गुस्से में हो। वो कमरे का दरवाजा एकदम से बंद करता है, जिससे अर्चना उसकी तरफ देखने लगती है। रेदांश को ऐसे देखकर वो डर जाती है, क्योंकि रेदांश अपनी लाल आंखों से उसे ही घूर रहा था और उसकी तरफ ही आ रहा था। अर्चना अपने डर को छुपाते हुए बोलती है, आप आ गए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। इतना बोलकर जैसे ही वह वहां से जाने लगती है, रेदांश उसका हाथ पकड़कर एक झटके में उसे अपनी तरफ घूमता है और उसे वही दीवार से चिपका देता है और उसके बिल्कुल करीब आकर उसके होठों की तरफ झुककर उसके होठों में अपने होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। वो बस उसे किस किया जा रहा था, किए जा रहा था। अर्चना कुछ भी रिस्पांस नहीं दे रही थी। रेदांश को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो बस अपना गुस्सा निकाल रहा था। लेकिन किस बात का गुस्सा अर्चना के ऊपर निकल रहा था, जो अर्चना को पता ही नहीं था। वह बस उसके होठों को ही किस कर रहा था। वह कभी उसके ऊपरी होठों को शक करता, तो कभी निचले होठों को शक करता। वह उसके मुंह के अंदर अपनी जीभ इंटर करके उसकी जीभ में अपनी जीभ उलझा देता है और उसे शक करने लगता है। बहुत देर तक यही सिलसिला जारी रहता है। अब अर्चना की सांस उखड़ने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था अब वो मर जाएगी, वो जिंदा नहीं रहेगी। उसकी जिंदगी यहीं तक थी। रेदांश उसके होठों को छोड़कर उसकी गर्दन में आ जाता है और उसे वहां किस करने लगता है। अर्चना गहरी सांस ले रही थी, जिससे उसका सॉफ्ट सीना बार बार रेदांश के हॉट सीन से टकरा रहा था, जिससे उसे गूज़बम्प्स आ रहे थे। रेदांश उसके बॉलर्स को उसके कंधे से खिसका कर उसके कंधे में अपने होठों को रख देता है और उसे किस करने लगता है। वो अपने उसकी गार्डन से लेकर कंधे तक चलने लगता है। वह लगातार अपने होठों को उसके कंधे से गर्दन तक चलाए जा रहा था। अर्चना खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रेदांश एक झटके में उसके ब्लाउज की डोरी को खोल देता है। अर्चना की क्रिस्टल ब्लू आइज हैरानी से फैल जाती है। वह अपने दोनों हाथ अपने सीने में रख लेती है। वो रोते हुए बोलती है, राजा साहब प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करिए, प्लीज मत करिए हमारे साथ ऐसा। वह अभी भी अपने दोनों हाथ अपने सीने में रखे थे। रेदांश थोड़ा झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। अर्चना ने अपने हाथ अभी भी अपने सीने से अलग नहीं कर रहे थे। उसे डर था अगर उसने अपने हाथ अलग करे तो उसका ब्लाउज उसके बदन से अलग हो जाएगा। रेदांश उसे बेड में पटक देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। वो अर्चना के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सर के ऊपर लॉक कर देता है। अर्चना रोते हुए बोलती है, प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए, राजा साहब मत करिए मेरे साथ ऐसा, छोड़ दीजिए मुझे। उसकी क्रिस्टल ब्लू आइज में मोटे मोटे आंसू भरे हुए थे। रेदांश गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, चुप, बिल्कुल चुप। अब एक भी आवाज नहीं निकले आपके मुंह से। पति पत्नी है हम दोनों, पत्नी है आप हमारी। आप शायद भूल रही है, हमने आपसे शादी क्यों की है। जो चीज हमें चाहिए हम उसे लेकर ही रहेंगे। कल बोला था हमने आपसे, लेकिन जो काम कल नहीं हुआ वह काम हम आज करेंगे। रेदांश उसके साड़ी के पल्लू को उसके कंधे से एक झटके में अलग कर देता है। अर्चना की आंखों से अभी भी लगातार आंसू बह रहे थे। वह लगातार रोए जा रही थी, लेकिन रेदांश को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वह एक झटके में अर्चना के ब्लाउज को फाड़कर उसके बदन से अलग कर देता है। अर्चना का रोना और बढ़ जाता है, लेकिन रेदांश ठहरा। उसे कहाँ किसी के आंसुओं से फर्क पड़ता है। उसे तो सिर्फ अपने काम से मतलब रहता है। वो बस अपना काम किए जा रहा था। उसके होंठ लगातार अर्चना के पेट में उसके कंधे में चले जा रहा था। उसकी नजर अर्चना के सीने में पड़ती है, जो व्हाइट कलर की इनरवियर से ढका हुआ था। वह अपने दांत उसकी क्लीवेज में गड़ा देता है, जिससे अर्चना की एक तेज चीख निकल जाती है। जहां रेदांश ने काटा था उस जगह से हल्का हल्का खून भी निकलने लगा था। रेदांश अपनी जीभ उस जगह पर रखकर उसके खून को लिक कर लेता है और धीरे धीरे करके अर्चना की साड़ी की प्लेट्स भी खोल देता है और उसकी साड़ी को उसके बदन से अलग कर देता है। अब अर्चना उसके सामने येलो कलर के पेटीकोट और व्हाइट इनरवियर में थी। रेदांश उसे अपनी इंटेंस नजरों से देखता है और झुककर एक बार फिर उसके होठों को अपने होठों में भरकर किस करने लगता है। वह लगातार उसे किस किए जा रहा था।
वो अपने एक हाथ को अर्चना की पूरी बॉडी में चला रहा था। वह जैसे ही अर्चना के पेटीकोट में हाथ रखता है, वेदांश का फोन बजने लगता है। वह उस फोन से पूरी तरीके से इरिटेट हो गया था। वो उस फोन कॉल को इग्नोर करके दोबारा अर्चना के ऊपर आ जाता है और उसे किस करने लगता है। वह उसके पेट में किस कर रहा था और उसकी नाभि में भी किस कर रहा था। उसके हाथ लगातार अर्चना की पूरी बॉडी में चल रहे थे। अर्चना तो अब खुद को छुड़ा भी नहीं पा रही थी। वेदांश अर्चना को कमर से पकड़ लेता है, खुद से बिल्कुल चिपका लेता है और फिर से उसके होठों में किस करने लगता है। उसकी पकड़ अर्चना की कमर में बहुत टाइट थी, जिससे अर्चना को अपनी कमर में दर्द हो रहा था। वह अर्चना की कमर को लगातार मसले जा रहा था। अर्चना की दर्द से आह भी निकल रही थी, लेकिन वह भी उसके गले में ही घुट कर रह जा रही थी। एक बार फिर वेदांश का फोन बजता है। वो गुस्से में अपना फोन अपनी जेब से निकाल कर देखता है। फोन में फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाते हैं। वह अर्चना को वहीं छोड़कर बालकनी में चला जाता है। 2 मिनट फोन में बात करने के बाद वह बालकनी से बाहर आता है और बिना अर्चना को देखे वहां से चला जाता है। रात का वक्त, एक घने जंगल में एक गाड़ी बहुत ही तेज स्पीड में आकर रुकती है। उसे जंगल में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वहां पेड़ों में कुछ उल्लू बैठे हुए थे, जो अपनी खुली आंखों से वहां पूरी जंगल को देख रहे थे और अजीब सी आवाज निकाल रहे थे। वही उस जंगल में भेड़ियों की भी आवाज आ रही थी और कई जंगली जानवरों की भी आवाज आ रही थी, जो उस घने जंगल को बहुत ही ज्यादा डरावना बना रहे थे। उस गाड़ी से एक लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी वाला शख्स बाहर निकलता है। उसके सिल्वर बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। वो बहुत ही गुस्से में लग रहा था। उसकी शर्ट उसकी पेन से बाहर को निकली हुई थी। वह गुस्से में उस काले घने जंगल में घिरी हवेली के अंदर चला जाता है। हवेली के अंदर देव आराम से सोफे पे बैठा हुआ था। वही गॉड्स अपनी नजरें झुकाए खड़े थे। उस हवेली से अभी भी उन तीनों लड़कों की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तभी वहां पर किसी की तेज आवाज गूंजती है। क्या हो रहा है यहाँ पर? उद्धरण चिन्ह। देव जो अपने फोन में लगा हुआ था, वह अपनी नजरें उठाकर सामने देखता है, जहां वेदांश खड़ा था। वह वेदांश को देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। वेदांश उसे गुस्से में देखते हुए पास आकर बोलता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और यह सब क्या हो रहा है यहाँ पर? देव मुस्कुराते हुए बोलता है, भाई अब जिन लोगों ने गलती की है, उन्हें सजा तो मिलेगी ही और देव ठाकुर की अदालत में अनोखी सजा मिलती है। वेदांश वही सोफे में बैठकर बोलता है, देव आप ये क्या कर रहे हैं? बंद कीजिए ये सब। उद्धरण चिन्ह। देव अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ बोलता है, नो वे भाई, इस लड़के की वजह से एक लड़की ने पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मुझे किस किया, तो मैं ऐसे कैसे रैगिंग करने वालों को छोड़ दूं? इन्हें तो सजा मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। वेदांश इरिटेट होकर बोलता है, अरे यार आपको सजा देनी है तो दो ना। मेरे रोमांस में आप सब कबाब में हड्डी की तरह हड्डी क्यों बन रहे हैं? जब भी रोमांस करना जाते हैं हम, तो कभी दादाजी का फोन आ जाता है, तो कभी उनके मैसेज आ जाते हैं, और आज तो आपने हद ही कर दी। देव कंफ्यूजन में वेदांश को देखने लगता है। वह वेदांश से बोलता है, भाई हमने क्या किया है? हमने तो आपको यहाँ नहीं बुलाया था। उद्धरण चिन्ह। वेदांश गुस्से में वहां से खड़े होते हुए बोलते हैं, जल्दी यहाँ पर जो भी चल रहा है इसको खत्म कीजिए और फौरन हवेली आइए। वेदांश अपनी बात खत्म करके वह वहां से चला जाता है। अगली सुबह के 6 बजे बज रहे थे, लेकिन अर्चना अभी तक नहीं उठी थी। वह अभी भी सो रही थी। उसके साड़ी का पल्लू उसके बदन से अलग था, जिससे उसकी गोरी कमर साफ दिख रही थी। वेदांश जो अभी क्लोजेट से बाहर निकला था, उसकी नजर अर्चना की गोरी कमर पर जाती है, जो बिल्कुल परफेक्ट शेप की थी। वेदांश की नजर दीवार में लगी घड़ी पर जाती है। वह अपने लंबे कदमों से अर्चना की तरफ बढ़ता है और उस अपनी बाहों में उठा लेता है। वो अपने लंबे कदम बाथरूम की तरफ बढ़ा देता है। वो बाथरूम के अंदर जाकर अर्चना को बाथटब में एक झटके में पटक देता है, जिससे अर्चना की आंख खुल जाती है। वो हड़बड़ाहट में चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, बाढ़ आ गई, कोई हमें बचाओ। उद्धरण चिन्ह। अर्चना अपनी आंखें पूरी तरीके से खोल लेती है। उसकी नजर वेदांश पर जाती है, जिसने ब्लैक कलर का टॉक्सिडो सूट पहना हुआ था, जिसमें वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके सिल्वर बाल उसके माथे को चूम रहे थे। उसकी ग्रे और गोल्डन कॉम्बिनेशन वाली आंखों पर कोई भी इमोशन नहीं थे। अर्चना गुस्से में वेदांश को देखते हुए बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें दोबारा ऐसे पानी में फेंकने की? उद्धरण चिन्ह।
वेदांश बिना कुछ बोले अपने कदम आगे बढ़ा देता है, जिससे अर्चना थोड़ा डर जाती है और वह बाथटब में ही खिसकने लगती है। वह बाथटब बहुत बड़ा था। अर्चना वेदांश से आराम से बच सकती थी, लेकिन वेदांश से बचना इतना भी आसान नहीं था। अर्चना जैसे ही पीछे जाने को होती है, वेदांश उसके हाथों को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। अब अर्चना उसके बिल्कुल सामने थी। वेदांश धीरे धीरे करके उसकी तरफ झुकने लगता है और उसके होठों में अपने होंठ रखकर उसे हल्का सा पेक देता है। वह उससे दूर होता है। उसकी नजर अर्चना की भीगी क्लीवेज पर पड़ती है। उसकी गर्दन से फिसलता हुआ पानी उसकी क्लीवेज से होता हुआ उसके ब्लाउज के अंदर जा रहा था। वेदांश का गला सूखने लगता है। वह अपने होंठ अर्चना की क्लीवेज के बीच में रख देता है और धीरे धीरे करके उसे किस करने लगता है और वहां फिसलते पानी को अपनी जीभ से सक कर लेता है। अर्चना तो पूरी तरीके से सिहर जाती है। उसे वेदांश से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वह हल्की हल्की कांप ही रही थी। करीब 2 मिनट के बाद वह उससे दूर होता है और खड़े होकर बाहर जाते हुए कोल्ड आवाज में बोलता है, 10 मिनट है सिर्फ तुम्हारे पास, जल्दी से नहाकर बाहर आओ। इतना बोलकर वह वहां से चला जाता है। अर्चना तो बस वेदांश को देखते ही रह जाती है। फिर वो खुद से ही बोलती है, अरे अर्चना जल्दी कर, इनका कोई भरोसा नहीं रहता। कब इनका मूड सटक जाए, अभी रोमांटिक हो रहे थे, कब एकदम से गुस्से वाले एंग्री मूड में आ जाए। पता नहीं कैसे इंसान है कि रोबोट, इनका कुछ समझ ही में नहीं आता है। वो खुद से बातें करती जा रही थी और जल्दी जल्दी नहा रही थी। करीब 10 मिनट बाद उस बाथरूम का गेट खुलता है। अर्चना अपनी छोटी सी गर्दन निकाल कर रूम के चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाती है। उसे वेदांश कहीं भी नहीं दिखता। वो धीरे कदमों से बाहर आती है। उसने पिंक कलर का बाथरॉब पहना हुआ था। उसके बालों से पानी टपक रहा था। नहाने की वजह से उसकी गोरी स्किन हल्की गुलाबी पड़ गई थी। अभी भी उसकी नजरें इधर उधर थी। जब वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाती है, यहाँ वेदांश नहीं है, वह एक राहत की सांस लेती है और खुद से ही बोलती है, बच गई आज मैं, आज वह खड़ूस यहाँ नहीं है। उसकी नजर बेड पर पड़ती है, जहाँ येलो कलर की साड़ी रखी हुई थी। वह उस साड़ी को उठा लेती है। वेदांश के न होने की वजह से वह साड़ी के ब्लाउज और पेटीकोट को वही कमरे में पहन लेती है। वह अपनी साड़ी की प्लेट्स बना रही होती है, तभी उसे अपने कमर पर किसी की सख्त और ठंडी उंगलियां महसूस होती है। अर्चना पूरी तरीके से सिहर जाती है। वह अपनी डरी हुई नजरों से मिरर की तरफ में देखती है, जिसमें उसे अपने पीछे खड़ा वेदांश साफ दिखाई दे रहा था। अर्चना की सांस मानो रुक सी गई थी। उसे सांस नहीं आ रही थी। वह खुद से ही बोलती है, क्या क्या उन्होंने सब कुछ देख लिया? वो यहाँ पर कब से थे? उद्धरण चिन्ह। वेदांश अर्चना के कान की येलो पर वाइट करते हुए धीरे से बोलता है, हमने सब कुछ देख लिया, आपका सेक्सी फिगर भी। ये सुनकर अर्चना की आंखें शर्म से झुक जाती है और उसके गाल हल्के लाल हो जाते हैं। उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। वह जो साड़ी की प्लेट बना रही थी, उसके हाथ थम से जाते हैं, मानो वह थम सी गई हो। वेदांश उसके हाथों से प्लेट्स लेकर उसकी साड़ी की प्लेट्स बनाने लगता है। अर्चना, जिसे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, वह वेदांश को एकटक देख रही थी। उसे वेदांश बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। वेदांश बिना अर्चना को देखे बोलता है, हम दिल में आते हैं, दिमाग में नहीं। वेदांश धीरे धीरे करके उसकी साड़ी की प्लेट बना देता है और उसके पेट से थोड़ा नीचे हाथ रखकर साड़ी की प्लेट साड़ी में टक कर देता है। उसके होंठ अर्चना के पेट को छू रहे थे, या यूं कहें वो जानबूझकर अर्चना के पेट पे अपने होठों को रखे था। अर्चना एक तो पहले ही वेदांश की करीबी से इतना डर जाती थी, ऊपर से उसका किस करना उसके अंदर हलचल और बढ़ा देता था। वेदांश खड़े होकर अर्चना के साड़ी के पल्लू को उसके कंधे में अच्छे से एडजस्ट करता है। वह एक झटके में अर्चना को पलट देता है। अर्चना की गोरी खुली पीठ वेदांश के सामने थी। वह ब्लाउज सिर्फ 2 पतली डोरियों में अटका हुआ था। उसकी पूरी खुली पीठ वेदांश को दिख रही थी और उसकी कमर के पास छोटा सा तिल वेदांश को साफ दिख रहा था। उस तिल को देखकर वेदांश का गला सूखने लगता है। वेदांश बिल्कुल भी इंतजार नहीं करता और अपने होठों को उस तिल पर रख देता है और उसे किस करने लगता है। वह बहुत ही प्यार के साथ उसे किस कर रहा था। अर्चना डर और घबराहट के मारे अपनी साड़ी अपने हाथों की मुट्ठी में भर लेती है। वह धीरे से डरते हुए बोलती है, हमें नाश्ता बनाना है। वेदांश अर्चना की कमर में अपनी दोनों बाहें लपेटकर मैग्नेटिक वॉइस में बोलता है, हमें नाश्ता नहीं खाना, हमें आपको खाना है। उद्धरण चिन्ह।
अब अर्चना क्या बोलती, उसके पास तो शब्द ही नहीं थे कि वह वेदांश को क्या बोले। उसके दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन की तरह बढ़ी हुई थी। उस पूरे शांत कमरे में अर्चना की बड़ी धड़कनें शोर कर रही थी। सिर्फ उसकी बढ़ती धड़कनें ही नहीं, उसकी बढ़ती सांसों की आवाज भी उस पूरे कमरे में गूंज रही थी। तभी वहां पर नोक होता है और उनका रोमांटिक माहौल पूरी तरीके से खराब हो जाता है। वेदांश खुद से ही बोलता है, इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है? इनको पता चल जाता है कि हम अपनी बीवी के साथ रोमांस कर रहे हैं। जब भी हम अपनी बीवी के साथ रोमांस कर रहे होते हैं, इन लोग नॉक नॉक खेलने आ जाते हैं, या फिर नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन, या फिर कॉल कॉल खेलने लगते हैं। हम अपनी बीवी को लेकर चले जाएंगे, फिर खेलते रहना ये, और हम अपने फोन को स्विच ऑफ कर देंगे। वह किसी छोटे बच्चों की तरह खुद से ही सारी शिकायत कर रहा था। अर्चना बस शांति से खड़ी उसकी सारी बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी, जहां वह अभी डर से कांप रही थी। वही वेदांश की ऐसे बच्चों वाली हरकतें देखकर उससे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन वह अपनी हंसी को कंट्रोल की हुई थी। वेदांश अर्चना से दूर होकर एक नजर उसे देखता है। वो उसे वार्निंग लुक देकर वहां से चला जाता है। वह रूम का दरवाजा खुलता है तो बाहर देव खड़ा था। देव अंदर आते हुए बोलता है, भाई आपको इतना वक्त क्यों लगा गेट खोलने में, आप क्या कर रहे थे? वह एक बच्चे की तरह पूछ रहा था। वेदांश गुस्से में उसे घूरते हुए उससे बोलता है, हमें अच्छे से पता है आप बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है, तो हमारे सामने यह इनोसेंट बनने का नाटक बिल्कुल भी मत करिए। बताइए किस लिए आए हैं आप यहाँ? देव कुछ सोचते हुए बोलता है, अरे हाँ, दादाजी ने आपको बुलाया है। उद्धरण चिन्ह। वेदांश एक नजर अर्चना को देखता है, जो शांति से अपना सर झुकाकर खड़ी थी, जैसे वेदांश ने उसे बहुत ही डांटा हो। देव अर्चना की तरफ अपने कदम जैसे ही बढ़ाता है, वेदांत देव का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, आप भी चलिए हमारे साथ, सेट जरूर दादाजी को कुछ जरूरी काम होगा और आपको भेजा है, तो आपको भी हमारे साथ चलना पड़ेगा, चलिए। इतना बोलकर वो देव को वहां से खींचते हुए अपने साथ ले जाता है। वेदांश देव को उदय ठाकुर के कमरे में ले जाता है। उदय ठाकुर जो बालकनी के सोफे पे बैठे बाहर के नजारे को देख रहे थे। वेदांश भी बालकनी में चला जाता है और उदय ठाकुर के सामने बैठते हुए बोलता है, दादाजी आपकी दिक्कत क्या है? जब भी हम अपनी बीवी के साथ रोमांस करते हैं तो आप टूट पड़ते हैं। कभी आपका मैसेज टपक पड़ता है तो कभी आपका कॉल टपक पड़ता है। आज आपने देव को टपका दिया। आपने तो बड़े आराम से बोल दिया था, आपको 9 महीने में मेरा बच्चा चाहिए, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, लेकिन आप हमें वह करने तो देते नहीं है। हम सोच रहे हैं अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चल ही जाते हैं। कहाँ जाएंगे आप अपनी बीवी को लेकर? उदय ठाकुर वेदांश को घूरते हुए पूछते हैं। हम कहीं भी लेकर जाएंगे, लेकिन इस घर में अब हम अपनी बीवी के साथ नहीं रहेंगे। अब आएंगे तो सीधे आपको परदादा बना करके ही आएंगे, वेदांश बोलता है। उदय ठाकुर वेदांश को अपनी आंखें छोटी करके घूरते हुए बोलते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी नई बहू को यहाँ से लेकर जाने की? अच्छा, ताकि आप अकेले अकेले उनके हाथ का अच्छा खाना खा सके। अभी एक दिन तो हमारी बहू ने हमें अच्छा अच्छा खाना खिलाया है, आप अकेले खाना चाहते हैं? हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। हमारी बहू यही रहेगी इसी हवेली में, और आप भी यही रहेंगे, और बात खत्म। हमें हमारे पोते पोती चाहिए तो चाहिए, आप चाहे कैसे भी ला कर दीजिए, कुछ भी करे, लेकिन हमारी बहू इस घर से बाहर नहीं जाएगी। उद्धरण चिन्ह। हम यहाँ से जाएंगे। चंद शब्द बोलकर वेदांश वहां से गुस्से में चला जाता है। वह अपने कमरे में आता है तो देखता है वहां अर्चना नहीं थी। उसकी नाक में खाने की खुशबू जाती है। वो अपने गुस्से में भी कमरे में नहीं रह पाया और वो खाने की खुशबू से खींचाहू नीचे डाइनिंग टेबल में आ जाता है। अर्चना जो उदय ठाकुर और देव को खाना सर्व कर रही थी, वेदांश उसका हाथ पकड़कर उसे उसकी चेयर पे बैठाते हुए बोलता है, आप अपना नाश्ता करिए। पहले भी सब अपने हाथ से ही खाना निकाल कर खाते थे, अभी खाएंगे आप, अपना चुपचाप से नाश्ता करिए। उद्धरण चिन्ह। वह बहुत ही कोल्ड आवाज में अर्चना से बोलता है। वह अपनी ग्रे एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन वाली आंखों को छोटी करके उदय ठाकुर और देव को घूर रहा होता है। उदय ठाकुर को वेदांश की हालात पर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन वह अपने गुरूर को अपने चेहरे में बरकरार रखते हैं और अपने चेहरे को एक्सप्रेशन लेस ही दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा हंस रहे थे। एक बंद कमरे में एक लड़की की तेज चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वह लड़की जोर जोर से चीख रही थी।
लेकिन उसके सामने खड़े आदमी को उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वह लगातार उस लड़की को बैट से मारे जा रहा था। वह लड़की खुद को छोड़ने का बोल रही थी, लेकिन वह आदमी उस लड़की को नहीं छोड़ रहा था। वह लगातार उसे मारे जा रहा था। उस लड़की ने स्लीवलेस क्रॉप टॉप पहना हुआ था, जिससे उस लड़की के जख्म साफ दिख रहे थे। उस लड़की के पूरे बदन में नीले निशान पड़े हुए थे, जैसे उसे बहुत देर से मारा जा रहा हो। उस कमरे में हल्की हल्की लाइट जल रही थी। उस लड़की का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उस लड़की की हरी आंखें पूरी आंसुओं से भीगी हुई थी। उस लड़की का पूरा चेहरा आंसू और पसीने से भीग था। उसके बाल पूरी तरीके से बिखरे हुए थे, लेकिन सामने खड़े आदमी को उस लड़की पर बिल्कुल भी रहम नहीं आ रहा था। वह लगातार उसे मार ही जा रहा था। उस लड़की के पैरों में जलने के निशान भी थे, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसके पैरों को जलाया भी गया है। वह लड़की मार खाते खाते वहीं बेहोश हो जाती है। वह आदमी अपनी बेल्ट वहीं छोड़कर उस कमरे से बाहर चला जाता है। आंशी एंटरप्राइजेस 50 मंजिला बनी यह इमारत बाहर से दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। ये बिल्डिंग पूरी की पूरी कांच से बनी हुई थी। बाहर से कांच से बनी ये बिल्डिंग जितनी ज्यादा खूबसूरत दिखती थी, उतनी ही ज्यादा अट्रैक्टिव भी थी। इस बिल्डिंग को देखकर हर कोई इस पर अट्रैक्ट हो जाता था और अंदर जाने के सपने देखता था। लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर जाना कोई आम बात नहीं थी। इस बिल्डिंग के अंदर सिर्फ वही लोग जा सकते थे जो इस बिल्डिंग में काम करते थे, वरना कोई भी इस बिल्डिंग के अंदर नहीं जा सकता था। इस बिल्डिंग के बीच में बड़े बड़े अक्षरों से कैपिटल लेटर में लिखा था, आंशी एंटरप्राइजेस। इस कंपनी के अंदर हर चीज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। यहाँ लगे कांच हर जगह पार्टीशन में बने हुए थे और फर्श में मार्बल लगे थे। इस बिल्डिंग के शीशे में जैसे ही सूरज की किरणें पड़ती है, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखती है। इस बिल्डिंग में हो रही आसपास की चीजों को ये शीशे अपने में एक आकृति पैदा करते हैं, जो हर पल बदलती रहती है। इन चीजों में अलग अलग आकृति बनती है और हर पल अलग अलग आकृति बदलती रहती है। इस कंपनी के सबसे ऊंचे 50वें मंजिल में बने केबिन में एक शख्स गुस्से में बैठा हुआ था। वह सारी फाइलें गुस्से में डेस्क में पटक रहा था। वही उस शख्स के सामने एक लड़का खड़ा था, जो उस शख्स के गुस्से को देखकर हल्का डर रहा था। वह शख्स गुस्से में एक फाइल अपनी डेस्क पे पटकते हुए बोलता है, What the hell is this? हम कुछ दिन ऑफिस क्या नहीं आए? यहाँ तो हर चीज बेकार हो गई है। हमारे कुछ दिन ऑफिस ना आने से आप लोग थोड़ा सा ऑफिस संभाल नहीं सकते हैं? यह क्या है? अनिरुद्ध अपना सर नीचे झुकाए हुए बोलता है, सर मिस्टर मेहरा ने डील कैंसिल कर दी है। उद्धरण चिन्ह। वॉट? उन्होंने डील क्यों कैंसिल की है और यह बात आप अब हमें बता रहे हैं? वेदांश गुस्से में सामने खड़े अनिरुद्ध को घूरते हुए बोलता है, सर अभी सुबह ही उनके असिस्टेंट का कॉल आया था और वह बोल रहे थे कि वह हमारे साथ डील नहीं करना चाहते हैं। अनिरुद्ध अपनी बात बोलता है। फिर वह आगे बोलता है, सर हमने पता लगाया है कि उन्हें किसी ने बहुत बड़ा ऑफर दिया है हमसे डील कैंसिल करने के लिए, लेकिन हम उस इंसान का पता नहीं लगा पाए। वेदांश गुस्से में बोलता है, पता लगाओ उसका और हाँ मेहरा के बच्चों को उठा लो, वह अपने आप ही सारा सच बोल देगा। अनिरुद्ध अपना सर हाँ में हिलाकर उसके कैबिन से बाहर निकल जाता है। वेदांश अपनी हेड चेयर से खड़ा हो जाता है और अपने कदम ग्लास वाल की तरफ बढ़ा देता है। वह ग्लास वाल पे अपना एक हाथ रखकर बाहर पूरे शहर को अपनी ग्रे एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन वाली आंखों से देखने लगता है, जिसमें कोई भी इमोशन नहीं थे। वह एक सिगार जलाकर उसके लंबे लंबे कश लेने लगता है। वह अभी भी एकटक बाहर फैले शहर को देख रहा था, जहां कुछ गाड़ियां एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही थी। वह गाड़ियां हर किसी से आगे निकलना चाहते थे और आजकल जिंदगी में भी हर कोई हर किसी से आगे निकलना चाहता है। वह बिना अपनी पलकें झपकाए उन गाड़ियों को देखे जा रहा था। शाम का वक्त, ठाकुर हवेली। अर्चना ने घर का सारा काम कर लिया था। वह अकेले अपने कमरे में बोर हो रही थी। उसके पास कुछ करने के लिए भी नहीं था। वह पूरी हवेली में ऐसे ही टहल रही थी। वह टहलते टहलते हवेली के बाहर आ जाती है और हवेली के गार्डन में टहलने लगती है। उस गार्डन में बहुत सारे फूल लगे थे। वो वहां लगे सफेद गुलाब के फूल के पास बैठ जाती है और उस फूल की खुशबू सूंघने लगती है। थोड़ी देर में वो खड़ी होती है और उस गार्डन में फिर टहलने लगती है। उसे गार्डन से थोड़ी दूर में एक बहुत ही सुंदर सी तितली दिखती है, जिसके पंख ऊपरी हिस्से में ब्लू थे, बीच में स्काई ब्लू कलर के थे और उसके कोने नेवी ब्लू कलर के थे। उसके निचले पंख पर्पल कलर के थे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और खूबसूरत थी, जो बहुत ज्यादा शाइन कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दो ब्लू और पर्पल कलर के छोटे छोटे ज्वेल्स उसकी आंखों में रख दिए हो।
जो बिल्कुल उसके पंख में मैच कर रहे थे। अर्चना उस तितली को पकड़ने के लिए उस तितली की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है, लेकिन वह तितली उससे दूर भाग जाती है। अर्चना उस तितली के पीछे जाने लगती है। वह तितली हवेली से बाहर निकल जाती है। अर्चना उस तितली की खूबसूरती में इतना ज्यादा खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चलता कि वह कब हवेली से बाहर निकल जाती है। वह उस तितली का पीछा करते करते बाहर जंगल में आ जाती है। रिमझिम धीरे धीरे बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें अर्चना के पूरे बदन पे गिर रही थी। अर्चना को इसका बिल्कुल भी होश नहीं था। वह तो जैसे उस तितली की खूबसूरती में मंत्रमुग्ध हो गई हो। अर्चना उस तितली के पीछे पीछे जाती है, लेकिन वह तितली अचानक ही कहीं गायब हो जाती है। धीरे धीरे वह बारिश का पानी अर्चना को पूरी तरीके से भिगो रहा था। उसे तो यह बारिश का पानी बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। वह बारिश के पानी में भीगते हुए आगे की तरफ बढ़ जाती है। वह उस जंगल में चले जा रही थी। उसे वह जंगल बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। वही जंगल के पेड़ लहरा रहे थे। उन हवाओं से सुंदर मधुर संगीत बज रहा था, जैसे वो अर्चना का अपने इस जंगल में स्वागत कर रहे हों। एक हवा का झोंका हल्का सा छूकर अर्चना को निकलता है, जिससे वह हल्की सी सिहर जाती है। वह लगातार उस जंगल में चली जा रही थी। उसे थोड़ी दूर में कुछ झोपड़ियां दिखाई देती हैं। वह उस साइड चली जाती है और वहां टहलने लगती है। धीरे धीरे बारिश अब हल्की तेज हो गई थी। उसे उस बारिश में भीगना बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद उसके चेहरे में हल्के हल्के चिपक गए थे। कुछ फूलों की खुशबू उसके नाक में जाती है। वह खुशबू का पीछा करते करते फूलों की तरफ पहुंच जाती है, जो सफेद रंग के थे, जिनकी खुशबू बिल्कुल वनीला जैसी थी। उनकी खुशबू इतनी ज्यादा अच्छी थी कि अर्चना उन बांस के सफेद गुलाबों को तोड़ लेती है और अपने पल्लू में रख लेती है और एक गुलाब अपने बालों में लगा लेती है। धीरे धीरे रिमझिम पानी जो बरस रहा था वह अब तेज हो जाता है और बिजली भी तेज चमकने लगती है। अर्चना एकदम से बिजली कड़कने की आवाज से सहम जाती है। वह अब जाकर अपने चारों तरफ देखती है। जहां वह जंगलों में थी, वह थोड़ी डर जाती है और इधर उधर जाने लगती है। उसे रास्ता बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे करके बारिश बहुत तेज होती जा रही थी। अर्चना वही एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। अभी भी उसके ऊपर बारिश की बूंदें गिर रही थी, जिसमें वह पूरी तरीके से भीग रही थी। उसकी वह पीली साड़ी उसके बदन में पूरी तरीके से चिपक चुकी थी, जिससे उसका परफेक्ट फिगर साफ नजर आ रहा था। अर्चना ने अभी भी उन सफेद गुलाब के फूलों को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। वह बारिश के पानी में लगातार भीगी जा रही थी। पानी की बूंदें उसके बदन से फिसलती हुई नीचे गिर रही थी। उसके बाल पूरी तरीके से उसके चेहरे और पीठ पे चिपक चुके थे। वहीं दूसरी तरफ वेदांश अपनी गाड़ी बहुत ही तेज स्पीड में चला रहा था। वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था। उसका गुस्सा उसके चेहरे पर नहीं दिख रहा था। उसका चेहरा इमोशनलेस था। उसकी आंखों में एक भी इमोशंस नहीं थे, लेकिन उसके हाथ स्टीयरिंग पे कसे हुए थे। उसकी हाथों की सारी नसें उभरी हुई थी। वह हवेली की तरफ जा रहा था। तभी उसकी नजर वही जंगलों में दूर खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। उसका चेहरा तो उसे बारिश की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह लड़की बारिश की वजह से हल्की हल्की कांप रही थी। वेदांश अपनी गाड़ी वहीं रोककर उस लड़की को गौर से देखने लगता है। वह लड़की अभी भी लगातार कांपे जा रही थी। वह लड़की बारिश के पानी में पूरी तरीके से भीगी हुई थी। उसकी साड़ी उसके बदन में पूरी तरह से चिपक चुकी थी और उसके आसपास सफेद रंग के बहुत सारे गुलाब बिछे हुए थे। वह लड़की उन मुलायम गुलाबों पर खड़ी हुई हो और वह सारे गुलाब उसके सामने ऐसे बिछे हुए थे जैसे वह कोई सेज हो। वेदांश की आंखें बड़ी हो जाती है और वह तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकल जाता है। वह लड़की अभी भी उस बड़े से पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी। तभी उसे अपने कमर पर किसी की ठंडी उंगलियां महसूस होती है। वह एकदम से सिहर जाती है। वह अपनी नजरें उठाकर अपनी गर्दन टेढ़ी करके पीछे देखती है, जहां वेदांश उसे ही अपनी ग्रे एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन वाली आंखों से देख रहा था। वह अर्चना को कमर से कस के पकड़कर उसे वही पेड़ से सटा देता है और अपना एक हाथ उसके बगल में पेड़ में रखकर अर्चना से कोल्ड आवाज में पूछता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उद्धरण चिन्ह। अर्चना हकलाते हुए बोलती है, व ह म ह मय हाँ टे अलन्या ए थी। अच्छा, आप टहलने आई थी, पर क्यों और किसके साथ? एक बार वह फिर अर्चना से सवाल पूछता है। ह म केल्या ए थे ए से ही टे। अलने को अर्चना कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वह बस हकलाए ही जा रही थी। उसके हलक से शब्द ही नहीं निकल रहे थे।
अच्छा, आप ऐसे ही टहलने आई थी और किससे पूछकर? रेदांश एक बार फिर उससे पूछता है। ह म की सी से पू छ कर नहीं आ ए थे, अर्चना एक बार फिर हकलाते हुए बोलती है। दोनों ही अब बारिश के उस ठंडे पानी में पूरी तरीके से भीग रहे थे। दोनों के बदन बारिश में भीगी चुके थे और दोनों के कपड़े उनके बदन से चिपक चुके थे। तभी वहां पर एक लड़का भागते हुए आता है। वो बहुत ज्यादा हाफ रहा था। उसने अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखे हुए थे। वह हाफते हुए ठीक से खड़ा होता है और अर्चना की तरफ बढ़ जाता है। उसने रेदांश को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था। वह अर्चना से बोलता है, ये लो सफेद फूल, तुमने आते वक्त कहा था न कि तुम्हें ये बहुत ज्यादा पसंद है। उद्धरण चिन्ह। वह खुद ही एक फूल अर्चना के बालों में लगा देता है। अर्चना की हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है। वो और भी ज्यादा कांपने लगती है। वह अपनी डरी हुई नजरों से रेदांश को देख रही थी। रेदांश की ग्रे एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन वाली आंखें पूरी तरीके से लाल हो गई थी। उसकी आंखों में मानो खून उतर आया हो। उसके हाथों की मुठ्ठियां कस गई थी और उसकी नसें उभर आई थी। वो अपनी लाल आंखों से उस लड़के को ही देख रहा था। रेदांश अर्चना को अपने पीछे कर लेता है और अपने कमर के पीछे से अपनी गन निकालता है और उस लड़के के सीने में रखकर उसे गन को चला देता है। ये देखकर अर्चना अपनी आंखें और कान बंद कर लेती है, जिससे उसके पल्लू में रखे सारे फूल जमीन में बिखर जाते हैं। वह लड़का उसी वक्त जमीन पे धम की आवाज के साथ गिर जाता है। वहां जमीन पे सिर्फ खून ही खून पड़ा था। बारिश के पानी में वह खून इधर उधर फैल रहा था। अर्चना डर के मारे अभी भी अपनी आंखें बंद करे हुई थी। रेदांश गुस्से में उसका हाथ पकड़ता है और उसे घसीटते हुए गाड़ी के अंदर धक्का दे देता है और खुद भी आकर गाड़ी में बैठ जाता है। अर्चना बुरी तरीके से कांप रही थी। पहले तो वह बारिश में भीगने की वजह से कांप रही थी, लेकिन अब वह रेदांश के अभी के किए गए एक्शन को देखकर डर के मारे पूरी तरीके से कांप रही थी। वह अपनी डरी हुई नजरों से रेदांश को देख रही थी, लेकिन रेदांश ने उसे एक बार भी नहीं देखा था। वह अपनी उन लाल आंखों से सिर्फ सामने गीली रोड को ही देख रहा था। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी आकर ठाकुर हवेली में रुकती है। रेदांश अर्चना का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर निकालता है और उसे घसीटते हुए हवेली के अंदर ले जाता है। हवेली में लाइट नहीं आ रही थी, बस कुछ मोमबत्तियां ही उस हवेली में जल रही थी। वहां आसपास बहुत सारा खून पड़ा हुआ था। अर्चना वह देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वह पहले ही रेदांश की वजह से बहुत ज्यादा घबरा रही थी। वह बहुत ज्यादा कांप रही थी। ऊपर से अब इतना सारा और खून देखकर उसके पैर मानो बिल्कुल वही जम से गए थे। वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो बहुत ज्यादा कांप रही थी। रेदांश उसे घसीटता हुआ अपने साथ ऊपर सीडीओ के पास ले जा रहा था। अर्चना का पैर वहां रखे लाल रंग के कारपेट पर पड़ता है, जिसमें उसका पैर फंस जाता है और वह वही मुंह के बल गिर जाती है। रेदांश उसके बालों को पकड़ता है और उसे घसीटता हुआ ऊपर सीडीओ से ले जाने लगता है। उसे अर्चना पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। अर्चना को अपने बालों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वह खुद को छुड़ाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि रेदांश की पकड़ उसके बालों में बहुत तेज थी। रेदांश अर्चना को घसीटता हुआ अपने कमरे में ले जाता है और उसे वही बेड पर पटक देता है और पीछे मुड़कर दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है। अर्चना डरी हुई नजरों से रेदांश को देख रही थी। वह जल्दी से उठकर वहां से भागकर सीधे बालकनी में आ जाती है। बालकनी का गेट खुला हुआ था, जिसकी वजह से बारिश का पानी उस कमरे के अंदर आ रहा था। रेदांश की आंखें गुस्से में पूरी तरह से लाल थी, जैसे वह आज न जाने कितनों को अपने सामने मौत के घाट उतार दे। जो भी उसके और अर्चना के बीच में आए। अर्चना जो पूरी तरीके से बारिश में भीगी हुई थी और अभी भी बारिश का पानी अर्चना के ऊपर गिर रहा था। वह बालकनी के कोने में खड़ी डरी हुई नजरों से रेदांश को देख रही थी। डर के मारे उसकी आंखें बार बार फड़फड़ा रही थी। वह रोते हुए बोलती हैं, आ प य ह क्या क र र हे हैं क्यों क र र हे हैं मे रे पा सम त ये। वह अभी भी हकला रही थी। डर के मारे उसके हलक से शब्द ही नहीं निकल रहे थे और जो निकल रहे थे वह सिर्फ टूटे फूटे शब्द थे। रेदांश अपने लंबे कदमों से अर्चना के करीब पहुंच जाता है और वह उसके ऊपर झुकने लगता है। उसने अपने दोनों हाथ रेलिंग के दोनों साइड रखे हुए थे और वह अर्चना के ऊपर पूरी तरीके से झुका हुआ था। वो गुस्से में अर्चना को देखते हुए बोलता है, बहुत शौक है ना आपको गैर मर्दों के करीब जाने का और अपने पति के करीब आने पर आपको दिक्कत होती है। आज की रात आप पूरी तरीके से हमारी बन जाएंगे।
आज हम आपके एक एक इंच में खुद को सनमा लेंगे। आज हम आपको पूरी तरीके से अपना बना लेंगे, आपकी नस नस में समा जाएंगे। फिर आज आपको जाकर पता चलेगा रेदांश ठाकुर को धोखा देने का अंजाम क्या होता है। रेदांश ठाकुर की अदालत में धोखे का अंजाम सिर्फ मौत है, लेकिन हम अपनी बीवी को तो मौत तो नहीं दे सकते ना। इतना बोलकर वह अर्चना को एक झटके में अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे अपने लंबे कदमों से अंदर ले जाता है। रेदांश अर्चना को बेड में पटक देता है और खुद भी उसके ऊपर आ जाता है। वह अपने होंठ अर्चना की गर्दन में रख देता है। अर्चना की गर्दन में अभी भी बारिश के पानी की बूंदें थी, जो धीरे धीरे करके उसकी गर्दन से फिसल रही थी। रेदांश उन बूंद पर अपने होंठ रख देता है और उन बारिश की बूंदों को सक करने लगता है। वह अपने होंठ अर्चना की गर्दन पर चलाने लगता है और उसे किस करने लगता है और अपने होठों को उसकी पूरी गर्दन में चलाने लगता है और उसके कंधों पर भी चलाने लगता है। उसके होंठ अर्चना के उस कंधे की तरफ चल रहे थे जहां उसने अपने साड़ी के पल्लू को टक किया हुआ था। रेदांश लगातार उसके उस कंधे के पास में ही किस किए जा रहा था। वह उसके पल्लू के ऊपर अपने दांत गड़ा देता है, जिससे अर्चना की हल्की चीख निकल जाती है। रेदांश अपने दांतों से ही उसके पल्लू को उसके बदन से अलग कर देता है। अर्चना खुद को छुड़ाना चाहती थी, खुद को बचाना चाहती थी, लेकिन वह खुद को नहीं बचा पा रही थी, क्योंकि इस वक्त रेदांश बहुत ज्यादा गुस्से में था। वह जो चाहे वह कर ले, लेकिन आज वो उसके चंगल से नहीं बच सकती थी। वह खुद को छुड़ाने की चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसे अच्छे से पता था वह जितनी ज्यादा कोशिश करेगी रेदांश उसके साथ उतनी ही बुरे तरीके से पेश आएगा। लेकिन वह खुद की इज्जत को भी तो ऐसे लुटने नहीं दे सकती थी। पल्लू अलग होने की वजह से अर्चना की गोरी कमर और गोरा पेट दिख रहा था। अर्चना का गोरा पेट रेदांश की आंखों के सामने था। वह उसकी गर्दन से होता हुआ उसके सीने तक आता है और सीने से उसके पेट तक आता है और उसके पेट में अपने होठों को रखकर किस करने लगता है। वह अपने होठों को उसके पूरे पेट पे चला रहा था। उसके दोनों हाथ अर्चना के सीने पे थे, जिससे वह धीरे धीरे करके दबा रहा था, जिससे अर्चना की हल्की आहें निकल जाती है। बार बार उसकी चीखें निकल रही थी, लेकिन रेदांश को तो उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। रेदांश उसके पेट में अपने होठों को लगातार चलाया ही जा रहा था। वह एक झटके में अर्चना को पलट देता है। अर्चना की पतली डोरी वाला ब्लाउज, जिससे उसका वह छोटा सा काला सा तिल साफ दिख रहा था, और उसकी पूरी पीठ रेदांश की आंखों के सामने थी। वह अपने होठों को उसके उस तिल पर रख देता है और उसे किस करने लगता है। वह उस तिल को लगातार चूमे ही जा रहा था, जैसे वह तिल न होकर उसके लिए बहुत ही अनमोल चीज हो। वह लगातार उसे चूम रहा था। उसके दोनों हाथ अर्चना के पूरे बदन में चल रहे थे। रेदांश अपने दांतों से अर्चना के ब्लाउज की डोरी खोल देता है। अब उसकी खुली पिट पूरी तरीके से रेदांश के सामने थी, लेकिन अभी भी उसमें कुछ था जो उसकी उस गोरी पीठ को ढक रहा था। वह थी अर्चना की ब्लैक इनरवियर। रेदांश अपने दांतों से उसके इनरवियर की हुक को भी खोल देता है। अब पूरी की पूरी अर्चना की खुली पिट रेदांश के सामने थी, जिसमें अब कोई भी पर्दा नहीं था। रेदांश अब अपने होठ पूरी तरीके से अर्चना के खुली पीठ में चलाने लगता है और उसके दोनों हाथ अर्चना के पूरे बदन में चल रहे थे। वह किसके साथ साथ उसे बाइट भी कर रहा था, जिससे अर्चना की चीख उस पूरे कमरे में गूंज रही थी। वह एक झटके में अर्चना को पलट देता है और एक नजर उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है। अर्चना ने अपनी आंखें बंद किए हुए थी। रेदांश उसके ऊपर जाकर उसके होठों पे अपने होठ रख देता है और उन्हें चूमने लगता है। वह लगातार उसे किस करे जा रहा था। कभी वह उसके ऊपरी होंठ को सक करता तो कभी निचले होंठ को सक करता। वो उसके मुंह के अंदर अपनी जीभ इंटर करके उसकी जीभ में अपनी जीभ को उलझा लेता है और उसे सक करने लगता है। अर्चना को सांस नहीं आ रही थी। उसे अपनी सांस उखड़ती हुई महसूस हो रही थी। जब रेदांश को लगता है कि अर्चना को सांस नहीं आ रही है, रेदांश उसके होठों को छोड़कर उसकी गर्दन में आ जाता है और उसे किस करने लगता है। अर्चना अपनी उखड़ी हुई सांसों को समेटने में लगी हुई थी। वह गहरी गहरी सांस ले रही थी, जिससे उसका कोमल सीना बार बार रेदांश के सख्त सीने से टकरा रहा था। रेदांश को अपने बदन में एक करंट दौड़ता हुए महसूस हो रहा थी। रेदांश एक बार फिर अपनी ग्रे एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन वाली आंखों से अर्चना के चेहरे को देखता है। जिसकी आंखें बंद थी, वह अपने चेहरे को अर्चना के चेहरे के बिल्कुल करीब लाकर बोलता है, बेबी ओपन योर आइज। अपनी आंखें खोलो। अर्चना अपनी आंखें नहीं खोलती है। उद्धरण चिन्ह। रेदांश तेज आवाज के साथ एक बार फिर बोलता है, बेबी अपनी आंखें खोलो। अर्चना एकदम से अपनी आंखें खोल लेती है। उसकी क्रिस्टल ब्लू आइज रेदांश की लाल पड़े ग्रे एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन वाली आंखों से जा टकराती है। रेदांश की लाल पड़ी आंखों में देखती है, जिनमें एक भी इमोशंस नहीं थे।
उन लाल आंखों में देखते ही अर्चना के पूरे बदन में सिरहन दौड़ने लगती है। वह बहुत ज्यादा कंपा रही थी, उसको कपकपी महसूस होने लगती है। वेदांश अपनी कोड आवाज में बोलता है, ऐसे ही हमारी आंखों में देखना हम चाहते हैं। आप हमें ऐसे ही देखिए कि वेदांश ठाकुर आपके साथ क्या कर रहा है। हमें खुद पर महसूस करें, ऐसे ही हमारी आंखों में देखिएगा, हमें खुद पर महसूस कीजिएगा। बोलकर अर्चना के सीने की तरफ बढ़ जाता है और एक झटके में उसके ब्लाउज को इनरवियर के साथ उसके बदन से अलग कर देता है। अब वह अर्चना की गर्दन में अपने होठों को चलाने लगता है। वह लगातार अपने होठों को उसकी गर्दन में चलाए जा रहा था। वह धीरे धीरे करके अपने होठों को उसकी बॉडी में नीचे खिसका रहा था। उसके होठ अर्चना के सीने में थे। वह उसके सीने को अपने मुंह में भरता है और अपने दूसरे हाथ से उसके एक सीने को दबाने लगता है, जिससे अर्चना की आह निकल रही थी। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। अब वेदांश अपने होंठ उसके सीने से हटाकर अर्चना के दूसरे सीने पर रख लेता है और वहां भी चूमना चालू कर देता है। अब उसके दूसरे सीने को अपने एक हाथ में भरकर दबाने लगता है। अर्चना को अपने सीने में बहुत ज्यादा बेतहाशा दर्द महसूस हो रहा था। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे थे। अर्चना की सिसकियां निकलने लगी थी। वेदांश अर्चना को देखता है, जिसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वेदांश उसके आंसुओं को इग्नोर करके उसकी साड़ी को ऊपर करके अपने हाथों को उसके पैरों में चलाने लगता है। वह धीरे धीरे करके अपने हाथ ऊपर तक लेकर आता है और उसकी थाई को अपने हाथों से सहलाने लगता है। उसके होंठ अभी भी अर्चना के पेट में चल रहे थे। वह अपने होठों को उसकी नाभि में रखकर किस करने लगता है, लेकिन उसके हाथों की मूवमेंट अभी भी अर्चना के थाई पर थी। इसी के साथ अर्चना को वेदांश के हाथ और ऊपर जाते हुए महसूस होते हैं। वह पूरी हिम्मत जुटाकर वेदांश के हाथों पे अपने हाथ रख देती है। वेदांश अपनी कोड नजरों से उसे देखता है और अपने होठ उसके गर्दन से होते हुए, उसके सीने से होते हुए, उसके पेट से होते हुए उसके साड़ी के पास लेकर आता है और अपने दांतों से ही उसकी साड़ी को खोलने लगता है। वह धीरे धीरे करके उसकी साड़ी को खोल रहा था और उसके साड़ी को उसके बदन से अलग करके नीचे वही फर्श में फेंक देता है। उसके बाद वेदांश के हाथ अर्चना के पैरों में चलने लगते हैं। वह अपने होठ अर्चना के तलवों में रखकर उन्हें किस करने लगता है। वह धीरे धीरे करके अपने होठों को अर्चना के पैरों में चलाने लगता है और ऊपर की तरफ लाने लगता है। अब वेदांश के होठ अर्चना के पैर में चल रहे थे। अर्चना की सिर्फ दर्द से आहें निकल रही थी, क्योंकि वेदांश किसके साथ साथ उसके पैरों में बाइट भी कर रहा था। वेदांश अब एक झटके में अर्चना के पेटीकोट को भी उसके बदन से अलग कर देता है। अब अर्चना निर्वस्त्र वेदांश के सामने थे। वेदांश अर्चना के चेहरे के करीब आकर उसके चेहरे के सामने अपना चेहरा रखकर बोलता है, बेबी ओपन योर आईज। हमने बोला ना, अपनी आंखें खोलो और देखो हम आपके साथ क्या कर रहे हैं। आंखें खोलिए। वेदांश की इतनी तेज आवाज सुनकर एक बार फिर अर्चना अपनी आंखें खोल लेती है। उसकी आंखों के सामने वेदांश अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है और अपनी पूरी शर्ट के बटन खोलकर नीचे वही फर्श में फेंक देता है। अब वेदांश के 8 पैक एब्स अर्चना की आंखों के सामने थे। उसका वह सख्त जिम में बनाई हुई बॉडी और उसकी बॉडी में भी बारिश की कुछ बूंदें थी। वह नीचे झुककर अपने होंठ अर्चना के होठों में रख लेता है और उन्हें भी बेतहाशा चुमने लगता है। वह किस के साथ साथ उसके होठों को बाइट भी कर रहा था। वह कभी उसके होठों को किस करता, सक करता तो कभी बाइट करता। अर्चना की बस दर्द भरी आहें निकल रही थी, लेकिन अफसोस उसकी वो चिखे भी उसके गले में ही गुट कर रह जा रही थी। वेदांश उसके होठों को छोड़कर एक नजर उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और बेड से खड़े होकर अपने बाकी के कपड़े भी उतार देता है और फिर अर्चना के ऊपर आ जाता है। अर्चना के गाल शर्मा से लाल हो गए थे। उसके कान भी पूरी तरीके से लाल हो गए थे। एक बार फिर वेदांश उसके पूरे बदन में अपने हाथ चलाने लगता है। हाथ के साथ साथ उसके होंठ भी अर्चना के पूरे बदन में चल रहे थे। वह उसकी गर्दन में झुककर उसे चूमना लगता है और अर्चना पर पूरी तरीके से झुकता है, जिससे अर्चना की दर्द भारी चीख उस पूरे कमरे में गूंजने लगती है। अर्चना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अर्चना की आंखों से लगातार उसकी आंसू बह रहे थे। वेदांश धीरे धीरे अपनी कमर को हिला रहा था जब उसके कानों में अर्चना की सिसकियां सुनाई देती है। वेदांश जो अभी उसके सीने के बीच में उसके होठ रखे हुए थे, अब वह अपने होठों को उसके सीने से दूर करके अपनी गर्दन उठाकर अर्चना को देखता है। अर्चना की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वेदांश अपना चेहरा अर्चना के बिल्कुल करीब लाकर अपने होठ पे अपने इंडेक्स फिंगर रखकर बोलता है, शासस, बस थोड़ा सा दर्द होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा दर्द,
इस थोड़े से दर्द को सहन कर लीजिए, फिर सब कुछ ठीक होगा, हमें पता है। यह आपका पहली बार है और पहली बार में दर्द होता है। थोड़ा सा दर्द होता है, बस एक छोटा सा दर्द है। बस इस छोटे से दर्द को बर्दाश्त कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे सब कुछ ठीक होगा। अर्चना की दर्द से आहें निकल रही थी, क्योंकि रेदांश अभी भी मूवमेंट कर रहा था। रेदांश उसके होठों को अपने होठों में भरकर प्यार से किस करने लगता है, जिससे अर्चना को थोड़ा सा राहत महसूस हो उसे प्यार भरे किस से। रेदांश आगे बढ़ता उससे पहले ही रेदांश का फोन बजने लगता है। रेदांश अपने फोन को इग्नोर करके फिर से अर्चना के होठों में किस करने लगता है। एक बार फिर उसका फोन बजने लगता है। रेदांश अब गुस्से में भी जाता है और वह अर्चना के होठों को छोड़ देता है और थोड़ा सा आगे बढ़कर अपने फोन को उठाता है, लेकिन अभी भी वह अर्चना से कनेक्ट हुआ था। रेदांश बिना फोन में नंबर देखे फोन उठाकर सीधे अपने कान में लगा लेता है। फोन के दूसरे तरफ से रेदांश से दादरी बोलते हैं, वेदांश बेटा आप जल्दी से यहाँ आ जाए, यहाँ आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हम यहाँ नहीं संभाल पा रहे हैं, जल्दी से आप यहाँ आ जाए। वह किसी की गर्दन में अपने पैर को, किसी की गर्दन को अपने पैर से मसलते हुए बोल रहे थे। उनके हाथ में एक रॉड थी जिससे वह वहां खड़े कुछ लोगों को मार रहे थे। रेदांश उनकी बात सुन तो रहा था, लेकिन कुछ जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि वह अभी तो अपनी बीवी के साथ रोमांस करने में जो बिजी था। वह अभी भी अपनी कमर को धीरे से हिला रहा था, जिससे अर्चना की आहें निकल रहे थे, लेकिन उसकी आहें उसके मुंह में ही गुट कर रह जा रही थी, क्योंकि रेदांश ने उसके होठों पर अपना हाथ रखा हुआ था, जिससे अर्चना की आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। अपने दादाजी की पूरी बात सुनने के बाद वह अपने फोन को वहीं फेंक देता है और अर्चना के होठों से अपने हाथ अलग कर लेता है। वह अभी भी अर्चना से कनेक्ट था और अपनी कमर को जोर जोर से हिला रहा था, जिससे अर्चना को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और उसके दर्द भरी आहें उस पूरे कमरे में गूंज रही थी। करीब 4 घंटे बाद रेदांश अर्चना के ऊपर लेट जाता है, लेकिन अभी भी वो उससे कनेक्ट था, वह उससे अलग नहीं हुआ था। सुबह का वक्त, रेदांश की आंखें धीरे धीरे करके खुलती हैं। उसकी ग्रे एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन वाली आंखों के सामने अर्चना का बेदाग चेहरा सामने आ जाता है। उसके उस बेदाग चेहरे में सूरज की कुछ किरणें पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन उसके उस खूबसूरत चेहरे में आंसुओं की लकीरें बनी हुई थी। वो आंसुओं की लकीरें भी उस बेदाग चेहरे की खूबसूरती को कम नहीं कर पा रही थी। रेदांश एकटक उसके चेहरे को देखने लगता है। सूरज की किरणों की वजह से अर्चना अपना चेहरा इधर उधर घुमा रही थी, क्योंकि सूरज की किरणें उसको नींद में परेशान कर रही थी। सूरज की किरणें उसकी नींद खराब कर रही थी। रेदांश अपना एक हाथ अर्चना की चेहरे के पास रख देता है, जिससे अर्चना को सूरज की किरणें परेशान नहीं कर रही थी। अब अर्चना के उन गुलाबी होठों में एक प्यारी सी मुस्कान छा जाती है। रेदांश धीरे धीरे करके अर्चना के चेहरे के करीब बढ़ने लगता है। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह एक नजर अर्चना को देखता है, जो अभी भी निर्वस्त्र उसके सामने थी। रेदांश फिर खुद को देखता है, उसकी भी हालत कुछ ऐसी ही थी। उसके भी बदन में एक भी कपड़ा नहीं था। वह खुद की हालत को देखकर खुद पर गुस्सा करते हुए बोलता है, ये हमने क्या कर दिया, ये हम कैसे कर सकते हैं, हम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं, हमें ध्यान देना चाहिए था। वह खुद को ही कोसने लगता है। वह धीरे धीरे करके अर्चना से दूर होने लगता है, ताकि अर्चना को बिल्कुल भी दर्द ना हो। वह अर्चना की बॉडी से बिल्कुल अलग हो जाता है। अर्चना की दर्द के मारे एक तेज चीख निकल जाती है, जो उस पूरे कमरे में गूंज जाती है। वह उठकर बैठ जाती है। अर्चना को अपने पूरे बदन में बहुत दर्द हो रहा था, खासकर अपने कमर और अपने मिड एरिया में। दर्द के मारे वो वहीं से कूद के बैठ जाती हैं। उसकी नजर सामने रेदांश पर पड़ती है, फिर उसकी नजर खुद पर पड़ती है, जिस पर बहुत सारे जख्म के निशान थे, जो हल्के हल्के पर्पल रंग के हो गए थे, जो कि रेदांश की कल उसके साथ की गई जबरदस्ती को दिखा रहे थे। अर्चना के गाल शर्म के मारे पूरी तरीके से लाल हो जाते हैं। अर्चना अपने दर्द की परवाह किए बिना जल्दी से बेड से खड़ी हो जाती है, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और दर्द से उसकी एक चीख भी निकल जाती है, जिसके साथ वह सीधा बेड पर लेट जाती है। रेदांश उसके ऊपर जाकर उसके चेहरे को एक बार फिर से निहारने लगता है। अर्चना को अपनी हालत देखकर इतनी ज्यादा शर्म आ रही थी कि उसके गाल और कान पूरी तरीके से लाल हो गए थे। रेदांश बेड से उठ जाता है। रेदांश को ऐसे बेड से उठता देख अर्चना जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। रेदांश अर्चना को एक नजर देखकर सीधे बाथरूम के अंदर चला जाता है। 2 मिनट बाद वह बाथरूम से बाहर निकलता है।
उसने अपनी वी शेप कमर पर सफेद कलर का टॉवल लपेटा हुआ था। वह अर्चना के पास आकर अर्चना को अपनी बाहों में उठा लेता है। अर्चना को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। शर्मा के मारे वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसने अपने दोनों हाथ रेदांश की गर्दन में लपेटे हुए थे। रेदांश अपने लंबे कदमों से अर्चना को बाथरूम के अंदर लेकर चला जाता है और उसे बाथटब में बैठा देता है। वो अपने टॉवल को निकालकर वहीं फर्श में फेंक देता है और खुद भी बाथटब के अंदर आ जाता है। रेदांश अर्चना के बिल्कुल करीब बैठ जाता है और अर्चना को खुद के ऊपर बैठा लेता है। अर्चना की खुली गोरी पीठ रेदांश के सख्त सीने से टकराती है। रेदांश उसकी खुली हुई पीठ को धीरे धीरे करके उसके पूरी बॉडी को क्लीन कर रहा था। अर्चना को बहुत ज्यादा अजीब महसूस हो रहा था। रेदांश की गोद में बिना कपड़ों के बैठने में, ऊपर से रेदांश के हाथ उसकी पूरे बदन में चल रहे थे। अर्चना ने अपनी आंखें बंद किए थे। रेदांश अर्चना के कंधे पे अपनी ठूड़ी रखकर उसके कानों के बिल्कुल पास में बोलता है, बेबी अपनी आंखें खोलो। अर्चना अपनी आंखें नहीं खोलती। रेदांश एक बार फिर बोलता है, पर वह फिर भी अपनी आंखें नहीं खोलती। रेदांश उसे बार बार आंखें खोलने को बोल रहा था, लेकिन अर्चना अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। रेदांश के बार बार बोलने पर भी अर्चना अपनी आंखें नहीं खोलती है। रेदांश उसकी खुली पीठ पर अपने हाथ रख देता है और उसे किस करने लगता है। उसके हाथ अभी भी अर्चना के पूरे बदन को क्लीन करने में लगे हुए थे, लेकिन अर्चना तो अपनी आंखें ही नहीं खोल रही थी। उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। शर्म के मारे उसके गाल और कान लाल हो गए थे, जो कि रेदांश को साफ साफ दिख रहे थे। उसे अपने बदन में रेदांश के हाथ और होंठ चलते हुए महसूस हो रहे थे, लेकिन उसे अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था, जिसकी वजह से वह जरा सा भी हिल नहीं पा रही थी। रेदान का उसकी बॉडी को साफ करना, उसे प्यार से सहलाना उसे अच्छा लग रहा था। रेदांश इस बार उसे बिल्कुल प्यार से ट्रीट कर रहा था। वह बहुत प्यार से अपने होठों को उसकी पीठ में चला रहा था। वह अर्चना का चेहरा अपने चेहरे की तरफ कर लेता है और उसके होंठ पर अपने होंठ रखकर उसे एक प्यारी सी किस करने लगता है। करीब 5 मिनट की किस के बाद रेदांश उसके होठों को छोड़ देता है और एक बार फिर से उसकी बॉडी को साफ करने लगता है। वह उसे अपनी गोद से उतरकर बाथटब में अच्छे से बैठा देता है और उसके पूरे बदन को अच्छे से साफ करने लगता है। वह धीरे धीरे करके अपने हाथ उसके सीने तक ले जाता है और उसे अच्छे से साफ करने लगता है, या यूं कहे, वो उसके बदन को साफ नहीं, उसे परेशान कर रहा था। वह कभी अपने हाथों को उसके बदन में चलाता तो कभी होठों को उसके बदन में चलाता, कभी अपने हाथों से उसके थाइस को सहलाता तो कभी उसके सीने को सहलाता। रेदांश के हाथ अर्चना की गर्दन से होते हुए, उसके सीने से होते हुए, उसके पेट से होते हुए उसके थाइज में चले जाते हैं। अर्चना की आंखें बंद थी, लेकिन उसे रेदांश के हाथ अपने बदन में रेंगते हुए अच्छे से महसूस हो रहे थे। वह अपनी आंखें और कस के बंद कर लेती है। वो अपनी आंखें बिल्कुल भी नहीं खोलती। उसके हाथ अपने आप रेदांश के बालों में चले जाते हैं और उसके बालों में अपनी उंगलियों उलझा लेती हैं। वह उसके मिड एरिया में अपना हाथ रख के उसे सहलाने लगता है, जिससे अर्चना को थोड़ा राहत महसूस हो रही थी। रेदांश धीरे से उसके कान के पास बोलता है, बेबी आई नो इट्स योर फर्स्ट टाइम, और पहली बार में थोड़ा दर्द होता है, बाकी बाद में सब नॉर्मल हो जाता है। आपका पहली बार था ना, इसलिए आपको दर्द ज्यादा हुआ। अब आपको इतना ज्यादा दर्द नहीं होगा, बस एक हल्का सा दर्द होगा, जो कि हमारे प्यार का दिया होगा। उस प्यार के दर्द को आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा और आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, बस एक हल्का सा दर्द होगा। रेदांश की बातें सुनकर अर्चना का ऐसा मन कर रहा था कि वह इसी बाथटब में डूब जाए, या फिर यही बाथटब फट जाए और इसमें एक लंबा सा गड्ढा हो जाए और वह उसमें गिर जाए, जिससे रेदांश उसे बिल्कुल भी ढूंढ ना पाए। रेदांश की ऐसी बातें सुनकर उसकी हालत पूरी तरीके से खराब हो गई थी। रेदांश अभी उसके ऊपर बदन को धीरे धीरे अपने हाथों से साफ कर रहा था और जगह जगह उसके बदन को छूकर उसे परेशान कर रहा था। अर्चना उसकी इन हरकतें से पूरी तरह थक गई थी। करीब 2 घंटे के बाद रेदांश अर्चना को अपनी बाहों में लेकर बाथरूम से बाहर निकलता है। उसने अपनी वी शेप कमर पर व्हाइट कलर का टॉवल लपेटे हुआ था और अर्चना उसकी बाहों में पिंक कलर के बाथरोब में थी। उस पिंक बाथरोब में वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसके बालों से टपकता पानी वहीं फर्श में गिर रहा था। रेदांश अर्चना को अच्छे से सोफे पर बैठा देता है और क्लोजेट की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह क्लोजेट से बाहर निकलता है। उसने ब्लैक कलर का टॉक्सिडो सूट पहना हुआ था। उसके सिल्वर बाल उसके माथे में बिखरे हुए थे, जो कि गिले थे, जिनसे पानी टपक रहा था। रेदांश के हाथ में रॉयल ब्लू कलर की साड़ी थी, जिसे लाकर वह अर्चना के पास रख देता है।
और ड्रेसिंग टेबल से हेयर ड्रायर लेकर अर्चना के बालों को सुखाने लगता है। क्योंकि अर्चना के बाल अभी भी गले थे, जिनसे पानी टपक रहा था, जिन्हें देखकर अर्चना शर्मा रही थी। उसके पूरे बदन में हलचल महसूस हो रही थी, लेकिन वह अब अर्चना को एक बार फिर वही दर्द नहीं देना चाहता था। वह धीरे धीरे करके अर्चना के बालों को सुखा देता है और फिर उसके बाथरोब की नोट खोल देता है। अर्चना की क्रिस्टल ब्लू आइज हैरानी से फैल जाती है। उसकी क्रिस्टल ब्लू आइज के सामने एक बार फिर वही कल रात का सीन चलने लगते हैं। वेदांश उसके बाथरोब को निकाल कर वही सोफे में फेंक देता है। अब वह पूरी तरीके से वेदांश के सामने एक बार फिर निर्वस्त्र खड़ी थी। वेदांश रॉयल ब्लू कलर की साड़ी में से एक रॉयल ब्लू कलर का ब्लाउज निकाल कर अर्चना को पहना देता है। वह ब्लाउज स्लीवलेस था और हुक से अटका हुआ था। वो उसके हाथ को अपने दांतों की मदद से लगा देता है। अर्चना को बहुत बेचैनी हो रही थी, क्योंकि वेदांश के होंठ बार बार अर्चना के पेट में चल रहे थे, जिससे अर्चना को अपने पेट में तितली उड़ते हुए महसूस हो रही थी। उसे एक अलग सा फील हो रहा था। वेदांश अर्चना के साड़ी के एक कोने को उसके पेटीकोट में फंसाकर धीरे धीरे करके उसकी साड़ी के प्लेट बनाने लगता है। बार बार कहीं उसके होंठ अर्चना के पेट में टच हो रहे थे, तो कहीं उसकी कमर में, तो कहीं उसकी नाभि पर। वो उन्हें किस कर रहा था। वह अर्चना की साड़ी की सारी प्लेट्स बना देता है और उसके पेट से थोड़ा नीचे आकर उन्हें टक कर देता है। अर्चना के पूरे बदन में सरसारी सी दौड़ जाती है। उसे अपने पूरे बदन में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से उसे ना तो हिला जा रहा था, ना कुछ करा जा रहा था। वो बस एक मोम की गुड़िया की तरह खड़ी थी। वेदांश अपने दांतों की मदद से उसके साड़ी के पल्लू को उसके कंधे में अच्छे से एडजस्ट कर देता है और उसे वही सोफे में बैठा देता है। वह अपने लंबे कदमों से बेड की तरफ आता है। उसकी नज़र वहां बेचे बेड शीट पर पड़ती है, जिसमें कुछ रेड कलर के धब्बे थे, जिन्हें देखकर वेदांश के चेहरे में एक गुरूर झलक रहा था, क्योंकि उसने कल रात पूरी तरीके से अर्चना को पा लिया था और इस बार कोई भी उसके रोमांस में कबाब में हड्डी नहीं बना था। अर्चना की नज़र भी बेड पर बिछी बेडशीट पर जाती है और उन रेड स्टैंड्स पर भी अर्चना के गाल और कान एक बार फिर शर्म से लाल हो जाते हैं। वेदांश उस बेडशीट को अलग करके ट्रॉली में डाल देता है और क्लोजेट से दूसरी बेडशीट लेकर आता है और उसे बेड पर अच्छे से बिछाने लगता है। वह अच्छे से उसे बेड पर बिछा देता है, फिर अपने कदम अर्चना की तरफ बढ़ा देता है। वह अर्चना को अपनी बाहों में उठा लेता है। हमें हमें ब्रेकफास्ट बनाना है, अर्चना अपनी टूटी फूटी आवाज में वेदांश से बोलती है। वह अपनी कोलर आवाज में बोलता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आप नीचे नीचे क्या बोलेंगे दादाजी से, अर्चना एक बार फिर अपनी टूटी फूटी आवाज में अपनी टूटी फूटी बात बोलती है। वेदांश अर्चना से बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अर्चना मुंह बनाते हुए वेदांश को देखते हुए बोलती है, इनकी दिक्कत क्या है, हमें कुछ भी बताते ही नहीं है, हमेशा बिना बताए चले जाते हैं। पता नहीं दो बोल अपने मुंह से इनके जवान के फुट जाएंगे तो क्या बड़ा पहाड़ टूट जाएगा। वह वेदांश कोसते हुए बोलती है, अब हमसे चला भी नहीं जा रहा है, बिल्कुल जंगली जानवरों की तरह हमें नोच खाया है, बिल्कुल जंगली भेड़िए की तरह कल हम पर टूट पड़े। वह लगातार वेदांश को कोसे जा रही थी और अपनी सारा गुस्सा उस पर उतर रही थी। वह वही वॉलपेपर पर लगी वेदांश की बड़ी सी फोटो को देखते हुए उस पर सारी भड़ास निकाल रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक गोदाम जैसी जगह जहां पर बहुत सारे लोग जमीन में पड़े हुए थे और सब जगह खून ही खून फैला हुआ था, ऐसी कोई जगह वहां बाकी ना थी जहां खून ना हो, वहां सिर्फ खून ही खून की नदियां बह रही थी। वहां देखकर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ऐसा कौन सा तूफान आ गया था जिससे वहां सिर्फ खून ही खून पड़ा था, या फिर खून की नदी बह रही थी। वहां पर अभी भी कुछ लोग जमीन पर पड़े हुए थे जो दर्द से तड़प रहे थे। उनकी बॉडी में जगह जगह से खून बह रहा था। किसी के पेट के पास कट था, तो किसी के पैरों में कट था, किसी के गर्दन में कट था, तो किसी के हाथों में, और कुछ के तो वहां पर पैर कटे पड़े थे, तो कुछ के हाथ अलग पड़ा थे, तो किसी के पैर, तो किसी की आंखें बाहर निकली पड़ी थी। ऐसे लग रहा था ना जाने किन हैवानों ने उन पर हमला किया हो। किसी के तो बॉडी गायब थे, तो किसी का सर पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ हुआ क्या है। किसी ने बुलडोजर चलाया है या फिर तलवार चलाई है, या फिर गन से उनका मारा आ गया है। लेकिन गन की गली से तो लोगों के धड़ नहीं अलग होते। ना जाने उन पर कौन सी गोलियां बरसाई गई थी। वहां पर दो लोग खड़े हुए थे, दोनों के हाथों में तलवार थी और उनके चेहरे में, कपड़ों पर, उनके हाथों पर सब जगह खून ही खून लगा हुआ था, खून के छींटे ही छींटे थे। वह दोनों बिल्कुल मौत के देवता की तरह लग रहे थे। तभी वहां पर एक गाड़ी तेज रफ्तार के साथ आकर रुकती है।
उस गाड़ी से एक लंबा चौड़ा शख्स बाहर निकलता है, जिसने ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट पहना हुआ था और उसके ऊपर लॉन्ग ओवर ब्लैक कोट डाला हुआ था। उसके एक हाथ में स्पिनर था, जिसे वह अजीब तरीके से घुमा रहा था। उसकी ग्रे एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन वाले आंखों पर बिल्कुल भी इमोशन नहीं थे। उसके चेहरे पर कोल्ड ऑरा झलक रहा था। उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा डरावना था। वह शख्स गोदाम के अंदर चला जाता है। वहां की हालत को देखकर उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान तैर जाती है। वह मुस्कुराते हुए अंदर आता है और वहां खड़े उन दो लोगों के पास खड़ा हो जाता है। वह सब तरफ अपनी सरसरी नजरों को दौड़ाते हुए बोलता है, क्या हैवानियत दिखाई है आप लोगों ने? आप लोगों को पता नहीं खून खराबा नहीं करना चाहिए, यह एक क्राइम है। उद्धरण चिन्ह। वह दोनों लोग उस शख्स को देखने लगते हैं। वह दोनों खुद से ही बोलते हैं, हैवानियत का देवता खुद बोल रहा है। हैवानियत नहीं दिखानी चाहिए। जिसका दिन खून खराब से शुरू होकर खून खराब पर खत्म होता है, वही यह बात बोल रहा है। कुछ हजम नहीं हो रही। दोनों ही उसे देखकर बोलते हैं और फिर अपने सामने देखने लगते हैं। वह कोई और नहीं रेदांश के दादाजी और देव थे। रेदांश उदय ठाकुर से बोलता है, अब इतना सा मैटर खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे थे आप? फिर से मेरी रोमांस में कबाब में हड्डी की तरह हड्डी बनकर आ गए थे। अच्छा हुआ मैं नहीं आया, वरना इस बार भी आप मुझे रोमांस न करने देते। उदय ठाकुर का चेहरा लाल हो गया था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह रेदांश को ही 2-4 थप्पड़ लगा दे, लेकिन वह नहीं लगा सकते थे, क्योंकि रेदांश उनका प्यारा पोता जो था, वह चाहकर भी उस पर हाथ नहीं उठा सकते थे। वह गुस्से में बोलते हैं, यहाँ हमारे जान पर बनाई थी और आपको अपने रोमांस की पड़ी थी, कहाँ से हमने वह शर्त लगा दी। अब उन्हें खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने रेदांश से 9 महीने के बाद अपने पोता पुती चाहिए क्यों बोला था। देव कुछ भी नहीं बोल रहा था, वह शांति से खड़ा था। रेदांश उदय ठाकुर को देखते हुए बोलता है, दादाजी आप हर बार मेरे रोमांस में कबाब में हड्डी बनते हैं। बन जाएंगे अब आप जल्दी से दादाजी, तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं? और ये बताए ये सब हुआ क्या है? और हवेली में क्या हुआ था? आप हमें बताए। हम हवेली से कुछ समय के लिए ऑफिस किया गए, हमारी हवेली में तो खून खराब चालू हो गए।